के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसके मेंबर्स, उन सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ जो पूरे तहे दिल से हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत आभार और स्वागत इसमें मैं करता हूँ। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हमें बंसल साहब को सुनना है, तो मैं रतन जी को वापस माइक देता हूँ। रतन जी, हाँ रतन जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे इस कार्यक्रम के 10 दिवसीय वेबिनार के सूत्रधार और हमारे जो आईपीपी है, इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस एसोसिएशन, वर्दी प्रेसिडेंट सतीश गुप्ता जी से, कि वो 2 शब्द हमारे आगंतुकों को, हमारे डेलीगेट्स को कहें। सतीश गुप्ता जी प्लीज। सतीश गुप्ता जी है नहीं क्या? ज्वाइन किया नहीं मेरे घर में, बात एक सेकंड बात कर, अभी तो थे सतीश जी। भाई जी ज्वाइन करो ना, आपका आपका एड्रेस आना। सतीश जी ज्वाइनिंग, 1 मिनट में वो ज्वाइन कर रहे हैं और अपना उद्घोषण देंगे। सतीश जी हमारे लिए बहुत प्रेरणा के स्रोत हैं। सतीश जी ज्वाइन कर लिया आपने? सर जब तक सतीश जी ज्वाइन करते हैं हमें, मैं राकेश सिसोदिया जी से निवेदन करूंगा कि आज के हमारे जो स्पीकर है जीडी बंसल साहब, उनके बारे में थोड़ा हमें ब्रीफ में बताएं। राकेश सिसोदिया जी प्लीज। आरटीसीए प्रेसिडेंट विनय जोली जी सर, सेक्रेटरी रतन जी गोयल सर, टीसीए के नवनिर्वाचित अध्यक्ष शैलेंद्र जी, आज की वेबिनार के स्पीकर जीडी बंसल साहब, जैसा कि शैलेंद्र जी ने कहा कि आज का जो टॉपिक आईपीएम मैटर्स का, जो बौद्धिक संपदा जो कि एक बहुत बड़े फील्ड अपने सीए टैक्स प्रैक्टिशनर के लिए अपॉर्चुनिटी भरा है, उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं। मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि आज के जो स्पीकर एक छोटे से गांव से निकले और अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया, एक छोटे छोटे एक्ट के सहारे, और पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ आज के स्पीकर घनश्याम दास बंसल जी की, कि उन्होंने 1973 में जन्म हुआ और जैसे ही प्रैक्टिस के लिए उन्होंने जयपुर फील्ड चुना, छोटे छोटे करके हाई कोर्ट में अपना एक अलग नाम स्थापित किया। मैं भी एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। वहां पे भी किसी बीड़ी मेकर या किसी से पूछेंगे तो कि पेटेंट कराना है, कॉपीराइट कराना है, तो वो अपने को बता देंगी जीडी बंसल साहब है ना, वो कर लेंगे ये काम को। तो इससे मैं आपकी ख्याति और आपकी प्रैक्टिस का अंदाजा लगा सकते हैं। मैं आप वाकई में मतलब आरटीसी से जुड़ के आप टैक्स प्रैक्टिशनर के नाते भी, मतलब हमारे हमारे को जो इतना मिक्सअप मिला, आप मेरे साथ एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी लगातार रहे हैं, तो अपने को मेरे को मिलने का पर्सनल काफी सौभाग्य मिला है। मैं आपसे हमेशा लर्न करता हूँ, आपकी बातों को जिज्ञासापूर्ण सुनता हूँ, तो पता पड़ता है कि कोई मतलब छोटे छोटे के सहारे भी अपन अपनी ख्याति अर्ज कर सकते हैं। आप अपनी ख्याति के बलबूते पे ही बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के मेंबर चुने गए और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के उपाध्यक्ष रहे। ज्यादा परिचय तो मैं क्या दूं, आप सब डी बंसल साहब को जानते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा हमें ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स के बारे में बताएंगे। इसी के साथ धन्यवाद, सादर जय हिंद। थैंक यू सो मच राकेश भाई।
बहुत संक्षिप्त में आपने बताया, लेकिन जो आपका जो ऑरा है वो बहुत बड़ा है, इसमें नो डाउट। बंसल साहब का ऑरा बहुत बड़ा है, उनका ज्ञान बहुत बड़ा है, उस सबका बेनिफिट आज हमें मिलेगा। और मेरा विश्वास है कि जो लोग यहाँ अटेंड कर रहे हैं वो अपने आप को दूसरे लोगों से एलिवेटेड पाएंगे, जो लोग नहीं अटेंड कर रहे हैं उनसे आगे पाएंगे अपने आप को, ऐसा मेरा विश्वास भी है। सतीश भाई ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। मैं सतीश भाई जी से निवेदन करूंगा, हमारे पूर्व अध्यक्ष और इस पूरे प्रोग्राम के सूत्रधार, उनकी गाइडेंस में ही, उनके डायरेक्शन में ही ये प्रोग्राम चल रहा है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे आगंतुकों के लिए दोस्त सतीश भाई। नमस्कार रतन जी, थैंक यू वेरी मच। अध्यक्ष महोदय, जोली सर, जनरल सेक्रेटरी रतन गोयल जी, आज के बहुत ही लर्नड स्पीकर हमारे वीडी बंसल जी के बारे में तो क्या बताऊं आपको। वो मेरे छोटे भाई हैं और उनसे बहुत, उनका जो ओरा है निश्चित रूप से रतन भाई ने बताया बहुत बड़ा है। सिसोदिया जी जिन्होंने इतना बढ़िया परिचय दिया है हमारे जेडी सर का, इतने प्रभावशाली तरीके से समझाया है, निश्चित रूप से सिसोदिया जी का आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने इतना बढ़िया परिचय दिया। जेडी बंसल जी को बहुत ही अच्छे शब्दों में उन्होंने व्यक्त किया सबके सामने। और मेरे साथियों, ये जो सब प्रोग्राम हो रहा है ये हम लोगों का, ये तो रतन जी का बड़प्पन है कि वो मेरे लिए बोल रहे हैं, लेकिन सब ने मिलजुल करके बनाया था। और इसका धारणा ये थी कि हमारे प्रोफेशन के जो हम ट्रेडिशनल प्रैक्टिस करते हैं हम लोग उससे आगे बढ़े, और उससे आगे बढ़ करके हम लोग ये देखें कि हम कैसे और आगे बढ़ सकते हैं, कैसे नए नए एरिया डेवलप कर सकते हैं। तो हमने जो 10 दिन का प्लान दिया था उस 10 दिन के प्लान में हमने ये हमारा आज का चौथा दिन है, और अब और आपको 6 दिन में बहुत ही जोरदार मिलेंगे। तो आज के पेटेंट आईपीआरस पे जो है, नॉट ओनली पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, सब पे बंसल जी बताएंगे हमारे प्रोफेशन में क्या स्कोप है। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा आज आपका। बहुत बहुत आभार आपको सबको, बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं कि आपको आज की लर्निंग निश्चित रूप से नया आयाम पैदा करें। धन्यवाद। जय भारत, जय आईसीआई, जय आरटीसी। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू रतन जी। थैंक यू सतीश साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जो बहुत ही काफी टाइम से हम जिनको सुनने की इच्छा रख रहे हैं और सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं माननीय बंसल साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपना क्वेश्चन दे, अपना डेलिब्रेशन चालू। माननीय बंसल साहब। थैंक यू रतन जी भाई साहब। सबसे पहले मैं अपने तीनों ऑर्गेनाइजेशंस का धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी आप लोगों के मध्य आईपीआर के संदर्भ में बोलने के लिए प्रोवाइड कराई। इसमें सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं श्रद्धेय एनएम राका साहब को, जिनके सानिध्य में मैंने अपना करियर प्रारंभ किया था, एंड जो मुझे मार्गदर्शन मिलता रहा है आरटीसीए, एआईएफटी और टीसीए के माध्यम से, ओपी अग्रवाल साहब, सतीश जी भाई साहब, रतन जी भाई साहब, जॉली जी भाई साहब और बाकी सभी जो मेंबर्स हैं, उनका मुझे समय समय पर सहयोग मिलता रहा है। तो मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और अपकमिंग दीपावली की भी आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। देखिए, आज का जो विषय है मैं उस पर आता हूँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बड़ा महत्वपूर्ण विषय है किसी भी बिजनेस के लिए। बिजनेस चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो या मैन्युफैक्चरिंग का हो या ट्रेडिंग का हो। सामान्य रूप से बिजनेस को हम आईपीआर की दृष्टि से 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, ट्रेडिंग सेक्टर हो गया और सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर हो गया। सर्विस प्रोवाइडिंग का मतलब होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, स्कूल्स, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, इस तरह की जो सर्विसेज है उन सर्विस। देखिए, सबसे पहले जो कोई भी व्यक्ति, कोई भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्थापित करने से पहले वह यह सोचता है कि मुझे किस तरह का बिजनेस स्थापित करना है। वो एक बड़ा टास्क है। उस टास्क को पूरा करने के लिए चार्टेड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, पोस्ट अकाउंटेंट्स और अदर प्रोफेशनल्स की वो मदद प्राप्त करता है कि मुझे किस तरह की इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी है। उसमें एक टीम वर्क के साथ में उसे सपोर्ट प्राप्त करना होता है। देन एक बड़ा क्वेश्चन उसके सामने आता है कि उस इंडस्ट्री का नामकरण क्या किया जाए, नामकरण क्या किया जाए, किस नाम से उस इंडस्ट्री को प्रारंभ किया। देखिए, वैसे तो फाइनेंशियल फैक्टर्स, मैनेजमेंट फैक्टर्स और सो मेनी नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर कि हम किसी इंडस्ट्री को, किसी बिजनेस को एक एपेक्स तक ले जाने में आवश्यकता होती है।
लेकिन उन सभी के मध्य और बीच में ये जो आईपीआर वाला सेक्टर है, ये फैक्टर जो है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, जिसको मैं ये कह सकता हूँ अपने शब्दों में कि आईपीआर इज द ब्रेन ऑफ द इंडस्ट्री। आप किसी भी इंडस्ट्री का नाम अगर इस प्रकार का रख लेते हैं जो लोगों को पसंद नहीं, मैं जयपुर के भी आपके साथ शेयर करूंगा, जो वेल नोन ब्रांड थे, आज भी उनकी बड़ी अच्छी आइडेंटिटी है, लेकिन उन्होंने अपनी इंडस्ट्री का नामांकरण सही नहीं किया, नामकरण सही नहीं किया उनका, जिसको हम नामकरण को हम ट्रेडमार्क बोलते हैं सामान्य रूप से, आइडेंटिटी ऑफ द मार्क, और उनको कुछ समय बाद वो नाम चेंज करने पड़े, बदलने पड़े, फिर वो अपने दूसरे नाम से अपनी इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ड्रॉबैक उसमें आता है। तो हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से ट्रेडमार्क अडेप्ट किए जाने चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ फर्स्ट हाफ में ये 15 मिनट का समय लूंगा कि अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोफेशनल्स, क्या आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज या अदर जो टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, वो आईपीआर प्रैक्टिस करने के लिए एंटाइटल हैं या नहीं। उसका आंसर पॉजिटिव है, यस में है। आईपीआर की प्रैक्टिस न केवल एडवोकेट अपितु चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट अकाउंटेंट्स एंड टैक्स कंसल्टेंट जिसको हम कहते हैं टीसी, या जो सिंपली ग्रेजुएट पर्संस होते हैं और टैक्स एडवाइस प्रोवाइड कराते हैं, वो भी इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। इसके लिए ट्रेडमार्क एक्ट में एक प्रोविजन दिया हुआ है, वो सेक्शन 145 में दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो जिसने किसी भी तरह से किसी भी उसमें ग्रेजुएशन किया हुआ है, मात्र ओनली ग्रेजुएशन, तो हम सब लोग ग्रेजुएट हैं, आइदर बीइंग एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, तो वो एज ए ट्रेडमार्क कंसल्टेंट के रूप में अपना पंजीकरण सेंट्रल गवर्नमेंट से करवा सकते हैं। उसके लिए हर 6 महीने में एक छोटा सा एग्जाम होता है, उसमें ट्रेडमार्क से संबंधित ही प्रश्न आते हैं और एक छोटा उसके बाद इंटरेक्शन होता है, और देन देयर आफ्टर यूनियन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्हें एक सर्टिफिकेट प्रदान करती है। उसके बाद वो ट्रेडमार्क की प्रैक्टिस करने के लिए एंटाइटल है बिफोर द रजिस्ट्रार ऑफिस एंड बिफोर द अदर ऑफिसेज, एक्सेप्ट सिर्फ हाई कोर्ट और कमर्शियल कोर्ट्स और जुडिशियल कोर्ट्स जो हैं, वहां सिर्फ बार काउंसिल के अकॉर्डिंग हम एडवोकेट्स ही अपीयर हो सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा जो पार्ट है रजिस्ट्रेशन का पार्ट, उसमें कंपनी सेक्रेटरीज और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी इक्वली एंटाइटल हैं प्रैक्टिस करने। और जो ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो सारी ऑनलाइन है, ऑफलाइन प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है यूनियन ऑफ इंडिया ने, और आप अपने ऑफिस से बैठ कर के ही इस प्रैक्टिस को प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम प्रोफेशनल ब्रदर्स के लिए कि हम अपने ऑफिस में एक नया सेगमेंट आईपीआर का भी ओपन कर सकते हैं। और ये जो लॉ है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लॉ नहीं है, बहुत इजी लॉ है। इसके हम अगर 10 से 15 दिन इस लॉ को अगर ठीक से पढ़ लें और देख लें, और इसकी जो जजमेंट्स आती हैं वेरियस हाई कोर्ट्स की, उन पर थोड़ा सा गौर करें, तो इसमें आसानी से प्रैक्टिस प्रारंभ की जा सकती है। और इसमें बहुत ज्यादा नोटिफिकेशंस या बहुत ज्यादा गाइडलाइंस या चेंजेस भी नहीं आते हैं, सिर्फ आपको लॉ पढ़ना है और उसके बाद आपको हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स पर थोड़ा सा फॉलो करना है। तो इस तरह से ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे ब्रदर्स के लिए, और स्पेसिफिकली मैं कहूंगा कि यंग ब्रदर्स जो हैं, यंग जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैंने अपनी जो स्लाइड्स तैयार की हुई हैं उसमें कुछ डाटा भी आपके साथ शेयर करूंगा। मैं उसका थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ कि आईपीआर का जो बढ़ता हुआ स्कोप है, वो आप यूँ समझिए कि 1942 में हिंदुस्तान में पहली बार ट्रेडमार्क एक्ट आजादी से पहले अंग्रेजों ने पास किया था, और 1999 तक वही एक्ट चला। तब तक 9 लाख एप्लीकेशंस फाइल हुए थे लास्ट 62 ईयर्स में, यानी कि 42 टू 2000। और अब 2000 से लेकर के 2023 तक अब बिलीव करेंगे 55 लाख एप्लीकेशंस फाइल हो चुके हैं इन लास्ट 23 ईयर्स में। और यही डाटा कंटिन्यूअस रहा, मुझे लगता है, आई होप यही रहने वाला है 2030 तक, लगभग 1.5 करोड़ एप्लीकेशंस फाइल। तो अभी लगभग 50% भी एप्लीकेशंस फाइल नहीं हुए। अभी जो सीरीज चल रहा है न्यू एप्लीकेशंस का, वो 61 लैक्स के समथिंग चल रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी है, हमको इसे इनकैश करना चाहिए, और प्रोफेशनल ब्रदर्स को हमें इस बारे में जागरूक भी करना चाहिए, ताकि हमारे क्लाइंट्स को इन हाउस एक ही जगह से सारी सेवाएं प्राप्त हो सके। अभी क्या होता है कि हम फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं और भी बहुत सारी चीजें उपलब्ध करवाते हैं अपने क्लाइंट्स को, लेकिन जहां आईपीआर का विषय आता है तो फिर हमें आउटसोर्सिंग करनी है।
तो आईपीआर का जो लिटिगेशन पार्ट है, उस लिटिगेशन पार्ट में जरूर एडवोकेट्स ही एंटाइटल है प्रैक्टिस करने के लिए, बाकी अदरवाइज जो रजिस्ट्रेशन पार्ट है उसमें सारे प्रोफेशनल्स ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि ट्रेडमार्क या आईपीआर क्या है, इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हिंदी में हम कहें तो बौद्धिक संपदा का कहते हैं। बौद्धिक संपदा का मतलब है ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम अपने दिमाग से क्रिएट कर सकते हैं। ओरिजिनेशन जो है इसका अपना दिमाग से है, यानी कि हम अगर अदर प्रॉपर्टीज की बात करें तो मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसका हम जनरली टैक्स ऑडिट करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें, मूवेबल क्या है, इमूवेबल क्या है, बहुत सारी इफेक्ट्स देखते हैं और उसको बैलेंस शीट में भी ड्रॉ करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी बैलेंस शीट में ड्रॉ किया जा सकता है और इस पर भी काफी लॉ डेवलप हो चुका है और इसकी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले से उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है और उस वैल्यू का बेनिफिट आप जब अपना पब्लिक इशू लाते हैं तब भी उसका बेनिफिट आपको मिलता है। और बैंक से लोन लेते हैं या बैंक के साथ कोई भी इस तरह की टाई अप्स करते हैं तो आपको उसमें इसे एज ए प्रॉपर्टी मानते हुए बैंक इसको मॉर्गेज भी करता है, जिसमें आईसीआईसी बैंक ने अभी हाल ही में इसको ब्रांड्स को मॉर्गेज करके लोन देना भी अभी स्टार्ट किया है। इसमें बड़े लोन्स, जिसमें जो बड़े ब्रांड्स हैं उनको उन्होंने मॉर्गेज करके फंडिंग स्टार्ट की है। अब सर, इसमें जो सामान्य रूप से अभी जो आज हम प्रीमियरली जो डिस्कस कर रहे हैं वो है कि ट्रेडमार्क है क्या और किस तरह से अडेप्ट किया। कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस अपना स्टार्ट करता है तो वो कोई भी फर्म का नाम, कंपनी का नाम या प्रोडक्ट का नाम या कोई लोगो, स्लोगन, कई तरीके से वो अडेप्ट करने का प्रयास करता है। वो सारे इस तरह का कोई भी मार्क, जिसको मैं एक अपनी सिंगल लाइन में कहूँ, सिंगल लैंग्वेज में कहूँ, बहुत सिंपल भाषा में, कि एनी मार्क, मार्क मीन्स कोई भी सिंबल जिसमें वर्ड भी शामिल है, कोटेशन भी शामिल है, कंपनी का नाम भी शामिल है, फर्म का नाम भी शामिल है, एनी मार्क by which the entrepreneurs represent their goods or services among the customers, users और ट्रेड चैनल्स। जैसे सपोज मैं बिल्कुल छोटे स्तर से आपको सर कुछ एनी, मे आई कंटिन्यू सर? रतन जी, यस सर प्लीज। यस यस। जैसे हम छोटे से एक एग्जांपल से क्रिएट करते हैं एक बात को, कि जयपुर में एक टोंक फाटक जगह है, वहां पर शर्मा किराना स्टोर करके एक छोटी सी जनरल स्टोर की शॉप है। तो शर्मा किराना स्टोर भी उस शॉप का, उस व्यक्ति का अपना एक ब्रांड है और उस ब्रांड का प्रोटेक्शन, उस नाम का प्रोटेक्शन ट्रेडमार्क लॉ में, आईपीआर लॉ में प्रोवाइडेड है। अब सामान्य रूप से हो क्या रहा है कि जब शर्मा किराना स्टोर चल पड़ा तो किसी ने क्या किया, न्यू शर्मा किराना स्टोर कर दिया, किसी ने दिनेश शर्मा किराना स्टोर कर दिया, किसी ने महेश शर्मा किराना स्टोर कर दिया। ये सब वायलेशन की कैटेगरी में, और ये बात हमारे प्रोफेशनल ब्रदर्स को भी मालूम नहीं है। तो अगर उनके पास इस तरह का कोई केस आता है तो प्रोफेशनल ब्रदर्स हमारे कहते हैं जी शर्मा तो सरनेम है, वो भी दिनेश शर्मा है, ये भी महेश शर्मा है, और आप भी शर्मा है, तो आप जो है इसको रोक नहीं सकते। और फिर वो उसकी गुडविल डाइल्यूट हो जाती है और उस नाम से बहुत सारी दुकानें ओपन हो जाती है। जैसे इसका एक एग्जांपल आप जयपुर में देखेंगे तो शंकर नमकीन भंडार, जोधपुर मिष्ठान भंडार, ये इतने सारे खुल गए। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि जब किसी भी व्यक्ति ने इस नाम से अपना व्यवसाय प्रारंभ किया होगा तो उसकी अपनी गुडविल और रेपुटेशन रही हो, और उसकी गुडविल और रेपुटेशन के अकॉर्डिंग उसकी आइडेंटिटी रही मार्केट में और एक्सेप्टेबिलिटी रही। तो लोगों ने फिर उसके आजू बाजू का नाम जोड़ करके, प्रीफिक्स या सफिक्स लगा करके अपना बिजनेस प्रारंभ कर दिया। और प्रारंभ करने के बाद आज स्थिति ये आ गई कि हम या कोई भी व्यक्ति ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि कौन सा ओरिजिनल जोधपुर मिष्ठान भंडार है, कौन सा ओरिजिनल शंकर नमकीन भंडार। तो इस तरह के जो आपके कस्टमर्स हैं या क्लाइंट्स हैं, जिनकी अपनी फर्म का नाम एक आइडेंटिटी रखता है अमंग द कस्टमर्स और यूजर्स, तो आप उनको उसके प्रोटेक्शन के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से एक नया फील्ड खुल गया कि आपके पास जो क्लाइंट है, वो क्लाइंट आपसे जो भी सेवाएं ले रहा है, in respect of auditing, in respect of taxation, in respect of financial, banking, etc. देन आप उसको ये भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपकी जो कंपनी का नाम है, फर्म का नाम है, वो अच्छा नाम है, तो आपको इसको फ्यूचर के लिए
प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब इसका एक दूसरा एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। पंडित पाव भाजी कितने खुल गए। एक जयपुर में एक छोटा सा क्लाइंट है हवा महल के नीचे, उसका नाम है पंडित कुल्फी। आप लोग जयपुर से जो संबंधित हैं हवा महल के जश्न से जानते होंगे। और बहुत छोटा काउंटर है उसका। किसी ने राजा पार्क में ओपन कर दिया था पंडित कुछ आगे कुछ भवानी पंडित कुल्फी कैफे। उसने मुझे अप्रोच किया, मैंने उसका सूट फाइल किया और वो मैटर हाईकोर्ट तक ट्रेवल किया। और हाईकोर्ट से ये फाइंडिंग्स आई कि पंडित नाम जो है सरनेम होने की वजह से आप इसकी गुडविल को डाइल्यूट नहीं कर सकते। और जो पंडित कुल्फी सबसे पहले जिसने प्रारंभ किया उसी का एक्सक्लूसिव राइट है उस पर। और भवानी पंडित कुल्फी के अगेंस्ट में उस पर इंजंक्शन। तो इस तरह से आप प्रत्येक क्लाइंट को, जो भी आपका क्लाइंट है, उसको आईपीआर के बारे में उसके फर्म नेम से ही स्टार्ट कर सकते हो अपना एडवाइस, ताकि आप उसके फर्म नेम को भी प्रोटेक्ट रख सकें। अब सेकंड बात आती है कि आपको उसके लिए क्या करना है, कि कैसे प्रोटेक्शन उसको मिलेगा। तो इसके लिए आपको डिजिटल सिग्नेचर, जो हम जनरली सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास और कंपनी सेक्रेटरीज के पास होता है, उसी डिजिटल सिग्नेचर से एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क्स की वेबसाइट है सर, आप चाहें तो लॉग कर लें, ipindia.nic.in। उस पर अपना एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन फॉर्म होता है। वो फॉर्म फाइल करने के बाद और उसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको एक अपना, उसको एजेंट कोड बोलते हैं, एक एजेंट कोड अलॉट हो जाता है। और एजेंट कोड अलॉट होने के बाद आप ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल उसमें कर सकते हैं। और फिर उस ट्रेडमार्क एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी प्रोसीडिंग्स होगी फ्यूचर में, उसकी आपको सूचना, इंफॉर्मेशन आपकी ईमेल आईडी और आपका जो रजिस्ट्रेशन में आपने मोबाइल नंबर डाला है अपने प्रोफेशनल पर्पस का, उस मोबाइल नंबर पर समय समय पर व्हाट्सएप और मैसेज और ईमेल आते रहे। इसका जो रजिस्ट्रेशन का फी गवर्नमेंट ने जो फिक्स किया हुआ है वो इंडिविजुअल में 4,500 रुपए है। और अदर देन इंडिविजुअल्स एंड एमएसएमई, इंडिविजुअल्स एंड एमएसएमई में 4,500 रुपए है। और अदर देन इंडिविजुअल्स एंड एमएसएमई 9,000 रुपीज है। एंड रजिस्ट्रेशन में जो टाइम लगता है वो लगभग अभी वर्तमान समय में 1.25 साल का टाइम लगता है। 1.25 साल का प्रोसेस है, उस प्रोसेस से टाइम आपका वो रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन मेरी एडवाइस ये है प्रोफेशनल ब्रदर्स के लिए, क्लाइंट को कभी भी आप शॉर्ट कमिटमेंट नहीं करें और क्लाइंट से ये नहीं कहे कि भाई ये 1.25 साल में हम आपका ये रजिस्ट्रेशन करके दे देंगे या रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप उसके लिए थोड़ा सा एक्सटेंडेड टाइम लेकर के चलें, उसको बोलें कि 18 मंथ्स या 24 मंथ्स, यानी 1.5 से 2 साल में आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा। अब लेकिन उसमें क्या है कि प्रोफेशनल ब्रदर्स को वो जो कम्युनिकेशन होता है रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क से ऑन ईमेल, उसका आपको टाइम टू टाइम रिप्लाई करना जरूरी। अभी मेरे पास काफी केसेस ऐसे आ रहे हैं जिसमें एप्लीकेशंस तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड कंपनी सेक्रेटरीज एंड अदर प्रोफेशनल्स के थ्रू फाइल हो रही हैं, काफी एप्लीकेशंस फाइल हो रही हैं, लेकिन वो समय पर उसका फॉलो अप नहीं कर पा रहे हैं और रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। इसमें ट्रेडमार्क एक्ट में हर जितना भी जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर टाइम शेड्यूल से बिल्कुल स्टैट्यूटरी पाबंद किया हुआ है, जिसको हम कहें कि कन्फाइन किया हुआ है कि अगर आपको 30 डेज में उसका रिप्लाई करना है और 30 डेज में रिप्लाई नहीं कर पाए तो आप डिफॉल्टर हो गए और आपका एप्लीकेशन अबेंडन हो जाएगा इसी ग्राउंड पर। और उसमें फिर आपको कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगी, सेकंड एप्लीकेशन फाइल करेंगे फिर वही टाइम वापस रीस्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली जो बात है कि हम समय पर उसका रिप्लाई फाइल करें। और रिप्लाई भी ऑनलाइन फाइल होता है, कोई भी चीज ऑफलाइन नहीं है किसी भी तरीके से। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए एंड कंपनी सेक्रेटरीज के लिए कि आप अपने अपने ऑफिस से इस तरह की सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। इस बारे में कभी भी किसी भी प्रोफेशनल ब्रदर्स को अगर कभी भी कोई आवश्यकता हो, ऑनलाइन फाइलिंग से संबंधित किसी भी तरह की कोई डिफिकल्टी हो, तो आप मुझसे डायरेक्ट मेरे मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। सतीश जी भाई साहब के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, रतन जी भाई साहब हैं इनको भी माध्यम से कर सकते हैं, जॉली जी अपना एक फैमिली है, आरटीसीए और एआईएफटी जो फैमिली है, टीसीए, इसके माध्यम से आप मुझे अप्रोच करेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको उसमें पूरी मदद करूंगा। अब हम देखते हैं कि टेक्निकली कि ट्रेडमार्क क्या है, कैसे है। कुछ एग्जांपल्स मैंने अपनी स्लाइड्स पर सेट किए हैं, फिर आपकी जो भी क्वेरीज होगी हम उस क्वेरीज पर भी रिप्लाई। देखिए ये स्लाइड आप देख रहे हैं,
मे आई ऑडिबल सर? हाँ, यस सर। यस, ये आप एक स्लाइड देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ आईपीआर। टाइप्स ऑफ आईपीआर में सबसे पहले मैंने ऊपर यहाँ नोट किया हुआ है पेटेंट, सेकंड पर किया हुआ है डिजाइन, थर्ड पर है ट्रेडमार्क्स, फोर्थ ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एंड कॉपीराइट्स। देखिए, हम जनरली इस बात को लेकर भी बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि ट्रेडमार्क, वो कंपनी का नाम पेटेंट कर दिया है, कंपनी का नाम पेटेंट करवाओ, या हम ट्रेडमार्क और पेटेंट इन दोनों को लेकर भी बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि क्या ट्रेडमार्क है और क्या पेटेंट है, जबकि ये दोनों चीजें बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट है। जैसे हम जिसको कहें कि एक आम आदमी को, मैं अगर टैक्स की बात करूं तो उसके लिए टैक्स में जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों एक जैसा ही नजर आता है। वो कहते हैं जी टैक्स कंसल्टेंट है, तो उसका मतलब वो समझता है कि वो ट्रेडमार्क, वो सॉरी जीएसटी के भी हैं और इनकम टैक्स के भी के हैं लिए। और कस्टम्स और अदर कोई टैक्स भी जो भी एप्लीकेबल्स हैं उन सबके हैं। इसी तरह का यहाँ पेटेंट और ट्रेडमार्क में डिस्टिंक्शन। पेटेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक इन्वेंशन का हो। मैं इसको वापस रिपीट करूं, पेटेंट। और मैं चाहता हूं कि आज कम से कम हम इस वेबिनार के माध्यम से, हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन चारों में अंतर कम से कम हम समझ करके जाएं, ताकि हम क्लाइंट्स के साथ जब हम कोई डिस्कस कर रहे हो तो ये ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं आए कि मैंने, अब कहना नहीं चाहिए, मैंने कई हाई कोर्ट्स में अदर देन राजस्थान हाई कोर्ट्स में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है अपियर होने की थ्रू आउट इंडिया, तो वहाँ कई डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट्स भी जब वो पहली बार आर्ग्यू करते हैं तो ट्रेडमार्क को पेटेंट ही बोलते हैं कि साहब ये पेटेंट का मैटर है और इनका पेटेंट रजिस्टर्ड नहीं है साहब, इनका पेटेंट ये हुआ और उनका पेटेंट ये हुआ, सारी आर्ग्यूमेंट्स ही पेटेंट बेस कर देते हैं वो, जबकि पेटेंट इज क्वाइट है ही डिफरेंट देन द ट्रेडमार्क, है ही नहीं। सो पेटेंट का मतलब है सर साइंटिफिक Invention। इन्वेंशन। अगर कोई साइंटिफिक रीजनेबल इन्वेंशन है तो वो पेटेंट में है। तो पेटेंट का जो स्कोप है एज कंपेयर टू ट्रेडमार्क थोड़ा लिमिटेड है। ट्रेडमार्क तो हर बिजनेसमैन को चाहिए पेटेंट की, अगर इन्वेंशन नहीं है तो पेटेंट नहीं हो सकता। अब इसमें एक चीज और है, अगर केवल थ्योरी है, थॉट है, जैसे मान लो मेरे दिमाग में थॉट आता है कि जब मैं एक ऐसा स्कूटर बनाऊंगा जो पानी से चलेगा, लेकिन उसका मैकेनिज्म नहीं है मेरे पास, केवल सोच है, तो भी पेटेंट नहीं होगा। तो भी आपको पेटेंट। तो भी पेटेंट नहीं होगा। अदरवाइज तो फिर सब लोग उस थ्योरी को पेटेंट करा लेंगे, जी मैंने ये थ्योरी, मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आ गया, इस कॉन्सेप्ट को पेटेंट कर दो लोग। उसका पर्टिकुलर साइंटिफिक मैनर में आपको मैकेनिज्म देना, और मैकेनिज्म देने के बाद ही पेटेंट। अब जो मैंने प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज की बात की थी उसमें थोड़ा सा एक यहाँ हल्का सा एडिशन करना, वो एडिशन ये है कि सर पेटेंट की प्रैक्टिस के लिए, छोट का प्रोटोटाइप देना पड़ेगा बंसल साहब। हाँ सर, मैं प्रोटोटाइप। उसी पर आ रहा हूँ, हाँ प्रोटोटाइप में उसी पर आ रहा हूँ। अभी मैंने जो ट्रेडमार्क की जो अपॉर्चुनिटी के बारे में बात की, इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल प्रोफेशनल ब्रदर्स इंक्लूडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स एंड कंपनी सेक्रेटरीज एंड कॉस्ट अकाउंटेंट एंड टैक्स कंसल्टेंट, सबके बारे में बात। लेकिन पेटेंट में थोड़ा सा एक राइडर है, थोड़ा सा कन्फाइनमेंट है। पेटेंट के लिए साइंस ग्रेजुएट होना जरूरी, चाहे आप बीएससी हैं, चाहे आप बीटेक हैं, चाहे आप बी फार्मा हैं, या किसी भी तरीके से अगर, चाहे एमबीबीएस हैं, या किसी भी तरह से अगर आप साइंस ग्रेजुएट हैं तो ही पेटेंट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज आप पेटेंट की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। पेटेंट के लिए बेसिक क्राइटेरिया ये है। अच्छा, अब उसमें पेटेंट के लिए दूसरी चीज एक और ये भी है कि पेटेंट में जो स्पेसिफिक पेटेंट जो इन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग आपका स्किल्ड होना चाहिए। कि सपोज कोई मशीन बनाई किसी ने, तो उसका आप ड्राफ्टिंग तभी कर सकते हैं जब आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं। अगर किसी ने सॉफ्टवेयर बनाया तो उसकी ड्राफ्टिंग, लीगल ड्राफ्टिंग तभी कर पाएंगे जब आपका उसका सॉफ्टवेयर में आपका एक्सपर्टाइज हो। तो पेटेंट में हमें थोड़ा ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारे प्रोफेशनल ब्रदर्स हैं उनको, जिन्होंने साइंस में अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है वो कर पाएंगे। उसमें भी हर 6 महीने में एग्जाम होता है, हर 6 मंथ में कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है, और उस एग्जाम में अपियर होने के बाद और उसको पास करने के बाद में वो एक सर्टिफिकेट देते हैं, देन पेटेंट की प्रैक्टिस स्टार्ट होती है। तो आई थिंक पेटेंट इज क्वाइट क्लियर, पेटेंट किस चीज का होता है और क्या है। रेगुलर एग्जाम थोड़ी होते हैं बंसल साहब। ये हर 6 मंथ में होता है, वंस ए टाइम इन लाइफ। वंस इन ए लाइफ,
Once in a life. आपने एक बार एग्जाम पास कर लिया तो यू आर क्वालिफाइड फॉर होल लाइफ। हाँ, एज वेल एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जब आपने अगर एक बार सीए दोबारा उसको एग्जाम पास करने की जरूरत नहीं है। नो 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 नो, रिन्यूअल होता है। लेकिन वो हर 6 महीने में कंडक्ट करते हैं। कुछ 6 महीने में उनके लिए है ना, जिनकी अपॉर्चुनिटी नहीं। सपोज मान लो मैं दिसंबर में मेरा, सपोज मान लो मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ और मैं सीए भी कर रहा हूँ साथ साथ में, और दिसंबर में मेरी सीए की एग्जाम है और दिसंबर में मेरी पेटेंट एजेंट की भी एग्जाम है, तो फिर मैं दोनों में से कोई एक चीज सेलेक्ट करूंगा, तो फिर मैं उसका जून की एग्जाम में क्लियर कर सकता हूँ। फिर मैं अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं दिसंबर में कर सकता हूँ, और एक ही बार करना है, उसके बाद आप क्वालिफाइड हो गए। तो पेटेंट, आई थिंक थ्योरी ऑफ पेटेंट, एक इनिशियल ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ पेटेंट आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों के साथ में। अब आता है सर एक ये वर्ड लिखा हुआ है डिजाइन। ये डिजाइन भी बड़ा कंफ्यूज करता है। डिजाइन इतना कंफ्यूज करता है कि जब मैं खुद प्रैक्टिस में आया था तो मुझे इस डिजाइन को समझने के लिए कम से कम 1 साल लगा। अभी भी हमारे जितने भी ब्रदर्स ऑडियंस या इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, उन सबके दिमाग में डिजाइन शब्द आते ही एक आ रहा होगा कि पेंट ब्रश से बनाया हुआ डिजाइन, या कैलेंडर का डिजाइन, या कोई लोगो का डिजाइन, या स्पेसिफिक कोई आर्ट वर्क जो बनाया हो वो डिजाइन। ये यहाँ जो डिजाइन है, इस डिजाइन का मतलब है इंडस्ट्रियल डिजाइन। इंडस्ट्रियल डिजाइन मीन्स शेप ऑफ गुड्स, कि आपकी जो गुड्स है उसका जो शेप है, वो शेप भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, उसको भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपने और हमने सभी ने मोटरसाइकिल, जो बाइक जिसको हम बोलते हैं, वो सबने देखी हुई है और सबके पास है और सबने चलाई हुई, और सबका बेसिक फीचर सेम ही है, कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है। लेकिन अगर उस बाइक से हम उसका लोगो या ट्रेडमार्क हटा दें, तब भी पहचान लेते हैं कि ये होंडा है, ये टीवीएस है, ये बजाज है, या ये फलानी कंपनी की बाइक है। सब कुछ उसे ब्रांड नेम डिलीट कर दिया, फिर भी पहचान लेते हैं। इसी तरह से कार कि हम सपोज मान लो एक जैसी डिजाइन की कार हम 10 कंपनियों की अलग अलग खड़ी करते हैं जैसे, तो उससे हम कंपनी का नाम इरेज कर देंगे, फिर भी पहचान लेंगे कि ये उस कंपनी की कार है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है शेप ऑफ गुड्स, उसका डिजाइन। तो उसका डिजाइन भी रजिस्टर होता है। इवन जो हमारी कार और मोटरसाइकिल का जो टायर है ना सर, अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूं मैं आपके लिए, कितनी अपॉर्चुनिटी है। जो टायर है, उस टायर में जो धारियां बनी हुई होती है, उस धारियों का भी रजिस्ट्रेशन होता है, उसका भी प्रोटेक्शन। आप और हम जो बिस्किट खाते हैं, ऑर्डिनरीली बिस्किट हम सब लोग यूज करते हैं घर में, परिवार में, बच्चों के साथ, और पिकनिक पर और आरटीसी की जब हम साथ जाते हैं घूमने तब भी है, आरआरसी में। बिस्किट का जो डिजाइन है सर, वो डिजाइन भी आईपीआर का पार्ट है। सारी बड़ी कंपनियां उसको जो है रजिस्टर करके रखती हैं और उसका कोई कॉपी नहीं कर सकता। कोल्ड ड्रिंक की बोतल, कोल्ड ड्रिंक की बोतल आप देखेंगे तो आप नाम इरेज कर दीजिए, आप और हम हो सकता है नहीं आइडेंटिफाई कर पाए, लेकिन वो दुकान वाला आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये फलानी कंपनी की बोतल है। गैस सिलेंडर, हम गैस सिलेंडर घर में लगाते हैं, एचपी, बीपी और इंडेन और 10 कंपनियां चलती हैं, और वो दिखने में बिल्कुल आइडेंटिकल सेम ही लगते हैं, लेकिन उसका भी नीचे का जो बेस है जिस पर वो रखा जाता है, उसके साथ ही इनबिल्ट होता है, वो भी डिजाइन का पार्ट है, और उसको देख करके आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये फलानी कंपनी का सिलेंडर है, गलती से हमारी कंपनी में। तो ये डिजाइन का जो स्कोप है, कोई भी आपका मैन्युफैक्चरर है किसी भी तरह का, तो उसके लिए भी आप इसको सजेस्ट कर सकते हैं। और ये इंडस्ट्रियल डिजाइन का भी ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन होता है, और ये इसका लेकिन लाइफ टाइम जो है फिक्स है, लगभग ये फर्स्ट 10 साल के लिए होता है, और नेक्स्ट 10 ईयर के लिए आप इसका रिन्यूअल करा सकते हैं। तो डिजाइन से आई थिंक चीजें क्लियर हो गई, डिजाइन क्या है। अब आता है सर ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का तो मैं आपको पहले बता ही चुका कि कोई भी बिजनेस से रिलेटेड किसी भी प्रकार का मार्क, यानी कि इसमें 2 चीजें हैं। इस शब्द को भी हम 2 तरह से डिवाइड करके देखें। एक है ट्रेड प्लस मार्क। ट्रेड का मतलब वो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर का हो, उसका मार्क, उस मार्क का मतलब कोई भी ऐसा चिन्ह या शब्द या वर्ड या स्लोगन या पंचलाइन जिससे बिजनेसमैन अपने व्यापार व्यवसाय को अपने कस्टमर्स, यूजर्स और अपने जितने भी उससे एसोसिएटेड व्यक्ति हैं उनके बीच में एक आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करता है
जैसे कि हम पर्सनल नाम को भी हम इसमें कह सकते हैं, सपोज माई सेल्फ इज GD बंसल, तो ये भी एक ट्रेडमार्क। दिनेश जी, रतन जी भाई साहब, रतन जी गोयल, ये भी अपने आप में एक पर्सनल नाम है, तो ये भी एक ट्रेडमार्क है। तो कोई भी ऐसा मार्क जिससे कि एक सामान्य रूप से आइडेंटिफिकेशन क्रिएट होता हो, वो एक ट्रेडमार्क की डेफिनेशन में आता है। और इसमें कई जजमेंट्स अभी दिल्ली हाईकोर्ट से आए हैं कि जो अपनी जो CA फर्म्स हैं, तो CA फर्म्स का हम नाम CA इंस्टीट्यूट से, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से रजिस्टर कराते हैं, देन हम उसका यूज करते हैं। तो अगर कोई ऐसा नाम जो लीगल फील्ड में वेल नोन रिनाउंड नाम है, और उस नाम से अगर किसी ने CA फॉर्म क्रिएट कर ली है, तो वो, या कोई जैसे आपने कालानी एंड कंपनी, सपोज एक बड़ा बड़ा नाम है, तो कालानी एंड कंपनी की जगह पर सपोज मान लो मैं कर देता हूँ कालानी एंड एसोसिएट्स, तो इंस्टीट्यूट तो मुझे दे देगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है ट्रेडमार्क लॉ का वायलेशन है। और उससे उससे ऑर्डिनरी कस्टमर्स जो, जिसको हम क्लाइंट कहें, वो कंफ्यूज होगा, वो ये समझेगा कि ये कालानी एंड एसोसिएट्स जो है वो कालानी एंड कंपनी का ही एक भाग है। या बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, जो ऑब्जेक्टिव वर्ड्स होता है एंड कंपनी या एसोसिएट्स भूल जाते हैं, तो वो उससे भ्रमित होंगे, तो वो भी एक अपना IPR इसमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे सर कालानी एंड कंपनी भी रजिस्टर्ड है, वो भी रजिस्टर्ड नहीं है? सर ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको लास्ट में आंसर करूंगा कि whether the registered trademark can be protected or without registration the trademark can be protected। मतलब इसको मैं बीच में अभी यहीं क्लियर कर देता हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ताकि लोगों को काम भी आएगा, अच्छी चीज मिलेगी। देखिए, ट्रेडमार्क लॉ में जो है रजिस्ट्रेशन से राइट्स कंफर्म होते हैं, क्रिएट नहीं। राइट्स जो है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हम ले रहे हैं, कर रहे हैं, क्लाइंट को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं उसको भाई आप अपने ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करवा लो, तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन से राइट्स क्या हुए, कंफर्म हुए, प्रोटेक्ट हो गए। प्रोटेक्ट क्रिएशन तो बाय एडॉप्शन है। जैसे आप JDA का पट्टा लेते हैं, तो JDA के पट्टे से आपकी जो लैंड है उसके राइट प्रोटेक्ट हो रहे हैं, क्रिएट नहीं हो रहे। क्रिएट तो कहां से हुए हैं आपके, जहां से आपके पास वो लैंड आ रही, परचेज किया बाय एडॉप्शन। जैसे अपन लिखते हैं 1956 का जो एक्ट है, वो एक लंबी कहानी है, पर ट्रेडमार्क लॉ को हम इसमें देखें तो आज मान लो सपोज हम कोई भी एक लॉ फॉर्म, राकेश जी आपकी लॉ फॉर्म का नाम क्या है, आपकी CA फॉर्म का नाम क्या है? सिसोदिया एंड एसोसिएट्स। सिसोदिया एंड एसोसिएट, ये रजिस्टर्ड है अपनी ICI से? यस सर, ICICI से रजिस्टर्ड है सर। सर मैं इसी एग्जांपल पे आगे बढ़ता हूँ, सिसोदिया एंड एसोसिएट्स। अब सपोज मान लो मैंने जयपुर में सिसोदिया एंड कंपनी के नाम से ये फॉर्म स्टार्ट कर दी, CA फॉर्म, और आपका ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन आपका कोई कंफ्लिक्ट हो रहा है इंटरेस्ट का, या कस्टमर्स और क्लाइंट्स कंफ्लिक्ट हो रहे हैं, तो आप मेरे अगेंस्ट में कोर्ट में जाकर के अपने सिसोदिया एंड एसोसिएट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मतलब उसमें जो प्रोटेक्शन है वो रजिस्टर्ड एज वेल एज अनरजिस्टर्ड दोनों को मिला हुआ है। रजिस्टर्ड को ज्यादा मिला हुआ है एज कंपेरेटिव टू अनरजिस्टर्ड, लेकिन अनरजिस्टर्ड होने के बाद भी आप अपने ब्रांड्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके भी बहुत सारे जजमेंट्स हैं, अपने राजस्थान हाईकोर्ट से कराए हुए हैं। यानी कि रजिस्ट्रेशन आपके राइट्स को अभी आप ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड करा लेंगे सिसोदिया एंड एसोसिएट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ लीगल फॉर्म, जिसमें लीगल में आपका CA भी आ गया, एडवोकेट्स भी आ गए, ऑल लीगल एक्टिविटीज। तो वो रजिस्ट्रेशन से आपके राइट्स कंफर्म हो गए, प्रोटेक्ट हो गए, क्रिएट नहीं हुए। क्रिएट तो कहां से हुए, जिस दिन आपने ICIC में जो अपना ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में इसका रजिस्ट्रेशन कराया, फर्स्ट टाइम इस नाम से आपने अपना व्यवसाय प्रारंभ किया, उस दिन से क्रिएट हुआ और आपका प्रोटेक्शन वहां से मिला। तो रजिस्ट्रेशन जो है मैंडेटरी नहीं है ट्रेडमार्क में, पेटेंट में और डिजाइन में मैंडेटरी। पर हम उसको अगर बहुत ज्यादा एलोबरेट अगर डिस्कस करने लगे ना, तो आज के सेशन में जो बातें हम बताना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं फिर लैप्स हो जाएंगी। तो फिर 2-3 अगर सेशन कभी रहेंगे तो हम उसको फिर उस कंटिन्यूशन रखेंगे कि इस सेशन में हमारी बातें यहाँ तक हुई थी, अगले सेशन में बातें यहाँ तक करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट सेशन में बातें आगे तक। तो 2-3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करें। तो मैं बात कर रहा था ट्रेडमार्क की, तो ट्रेडमार्क में आप फर्म का नाम, कंपनी का नाम, ये सारी चीजें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब आता है सर एक नया लॉ डेवलप हुआ है, ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, किसी भी जगह का जो नाम है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया।
सपोज इसके एग्जांपल्स, एक हम बेड शीट का एक एग्जांपल लें। बेड शीट आई थिंक पूरे हिंदुस्तान में बने, लेकिन एक जगह की बेड शीट ऐसी है जो ज्यादा फेमस है। वो कौन सी जगह हो सकती है? सांगानेरी प्रिंट्स। सांगानेरी बेड शीट। तो अब वो जो सांगानेरी की बेड शीट्स अदर बेड शीट्स के कंपैरिजन में ज्यादा फेमस है, ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है, आइडेंटिटी है, गुडविल है, रेपुटेशन है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भारत सरकार ने एक नया कानून पास किया, जिसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट जहां से ओरिजिनेट हुआ है उस जगह के नाम को प्रोटेक्ट किया है। तो अब सांगानेर में जो व्यक्ति अपनी बेडशीट्स बना रहा है वो ही उस पर सांगानेरी प्रिंट लिखे, और अगर वो चित्तौड़गढ़ में बना रहा है, जोधपुर में बना रहा है, तो सांगानेरी प्रिंट नहीं लिख सकता। बेडशीट तो बना सकता है, लेकिन पेटेंट और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में थोड़ा फर्क है। पेटेंट इन्वेंशन का होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आपकी टेक्नोलॉजी को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो जगह के नाम से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे भुजिया, भुजिया का नाम लेते ही क्या दिमाग में आता है? बीकानेर। तो अब भुजिया हमारे जयपुर में भी बनती है, भुजिया पूरे हिंदुस्तान में बनती है। तो जो पैकेट्स आप मार्केट में आप देख रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है बीकानेरी भुजिया, वो वही व्यक्ति लिख सकते हैं जिसकी बीकानेर उस रीजन में, उस मैप जो फिक्स किया हुआ है भारत सरकार ने, उस मैप के ज्योग्राफिकल रीजन में उसकी फैक्ट्री हो, तभी वो लिख पाएगा, अदरवाइज वो भुजिया लिख सकता है। इसी तरह से आसाम टी, तो वो जो आसाम के बागान से आई है उसी पर आसाम लिखा जाएगा, दूसरे बागान से आई है उस पर आसाम नहीं लिखा जाएगा। तो ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जनरली जो है सर, ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं होता, ये होता है ग्रुप में, ये पूरे उस एरिया के लिए होता है। तो इसके लिए जो सामान्य रूप से जो एप्लीकेंट होते हैं वो एसोसिएशंस होती है, इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस, और वो इसको रजिस्टर्ड करके प्रोटेक्ट कर सकती है। अभी एक लेटेस्ट केस फाइल हुआ है दिल्ली हाईकोर्ट में, जिसमें उन्होंने बीकानेर के अलावा जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उसमें उसके पैकेजिंग मटेरियल पर वो भुजिया लिखते हैं, बीकानेरी भुजिया लिखते हैं, उनके अगेंस्ट में सूट किया हुआ है, और अभी उनका जजमेंट अवेटेड है। देखिए क्या आता है। पर सामान्य रूप से एज पर माय ओपिनियन उनके अगेंस्ट में इंजंक्शन होगा कि आप जब बीकानेर में आपका फैक्ट्री नहीं है तो आप बीकानेरी भुजिया नहीं लिख सकते, लिख नहीं सकते। हाँ नहीं लिख सकते। भुजिया बनाने पे कोई रोक नहीं है, आप उस बट बीकानेरी भुजिया चित्तौड़गढ़ में बने और बीकानेर उसको बीकानेरी भुजिया नहीं लिख सकते। हाँ, अलवर में बने और उसको बीकानेरी भुजिया नहीं लिख सकते। हाँ, तो ये बड़ा मतलब थोड़ा सा अभी इसको समझने में और दो चार बहुत क्लियर, बहुत क्लियर देखेंगे तो क्लियर होगा। जैसे कोटा डोरिया साड़ियाँ आती है तो यस, कोटा बिल्कुल ठीक बात है सर। कोटा डोरिया लिखेंगे, है ना। बनारसी पान है तो वो जो बनारस से आया हुआ है उसी को हम बनारसी पान बोल सकते हैं, है ना। अदरवाइज जयपुर में भी क्वालिटी आप वही लिख लें, वही बना लें, सेम चीज कर लें, तब भी आप बनारसी शब्द यूज नहीं कर पाए। जयपुर के पान को बनारसी पान कह के नहीं दे सकते, अगर देंगे तो गलत हो जाएगा। हाँ हाँ, जैसे जयपुर की रजाइयाँ हैं। अब मैं सपोज अजमेर में कोई अपने इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करता हूँ, तो उस अपनी उस इंडस्ट्री में जो रजाई बना रहा हूँ उसकी पैकेजिंग पर, उसके प्रिंट मटेरियल पर, उसके बॉक्स पर जयपुरी रजाई नहीं लिख सकता, खाली रजाई लिखूंगा, ओपन ओनली रजाई लिखूंगा, या अजमेर की रजाई लिख सकता हूँ। जयपुरी रजाई तभी लिखूंगा जब वो जयपुर के रीजन में बन रही है। ये इस लॉ का लाने का जो ऑब्जेक्ट क्या है, इस लॉ को लाने का ऑब्जेक्ट ये है कि जो वर्कर हैं, वहां के लोकल वर्कर, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट हो, ताकि वहां कंपनियां आए और उसी रीजन में अपने बिजनेस सेटअप करें, और वहां उसी रीजन में सेटअप करने के बाद वो अपना प्रोडक्शन करेंगे, तो वहां के लोकल वर्कर्स को और वहां के लोगों को रोजगार और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इस पर्पज से ये कानून लाए। दूसरा आता है सर लास्ट, ये कॉपीराइट। कॉपीराइट में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको हमको सुनने में मिलती है, और हम बोलते हैं कई बार कि ये तो इसका कॉपीराइट है, और ये चीज इसने कॉपीराइट कराई है। किसी भी चीज को हम बोल देते हैं जी ये कॉपीराइट है या पेटेंट है, दो चीज हम बार बार बोलते हैं, यार ये तो इन्होंने पेटेंट करा रखा है जी, ये इन्होंने कॉपीराइट करा रखा है। कॉपीराइट में भी एक क्राइटेरिया दिया हुआ है सर। कॉपीराइट जो है सामान्य रूप से ऑथर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लाए। अब आप सोचिए ऑथर्स
कौन हो सकते हैं, किस किस चीज के ऑथर हो सकते हैं। ये जो कानून है, ट्रेडमार्क लाया गया बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, पेटेंट लाया गया इन्वेंटर्स को प्रोटेक्ट करने, पेटेंट और डिजाइन वो दोनों इन्वेंटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया, जो इन्वेंटर्स हैं उनके राइट्स कैसे प्रोटेक्ट होंगे। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन लाया गया उस रीजन के वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसी तरह से कॉपीराइट लाया गया ऑथर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने। अब ऑथर्स में सबसे पहले हम ऑथर्स उसे मानते हैं जो किताब लिखते हैं, बुक राइटर्स हैं, दैट इज द ऑथर्स। अब उसको एक्सटेंडेड हम आगे देखें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो करने वाले लोग हैं वो भी ऑथर है। आज मैं आपके साथ जो बोल रहा हूँ, म्यूजिक डेवलप कर रहा है वो भी एक ऑथर है। और थोड़ा आगे बढ़े तो जो फिल्म डेवलप कर रहे हैं, फिल्म मेकर्स हैं, वो भी एक ऑथर है। उसकी पूरी टीम उस फिल्म बनाने में लगी हुई है। तीसरी चीज, जो कोई पेंट ब्रूश वाला जो डिजाइनर है, आर्टिस्ट जिसको हम बोलते हैं, वो डिजाइन इंडस्ट्रियल डिजाइन से कंफ्लिक्ट नहीं करना है। वो इंडस्ट्रियल डिजाइन अलग है, पेंट ब्रूश वाला डिजाइन यानी कि आर्टिस्टिक वर्क, जो होली दीपावली जिसको हम मांडने बोलते हैं, घर में बच्चियां बहनें माता जी बनाती है, वो भी अपने उस मांडने का ऑथर है। जो भी हम होली दीपावली बनाते हैं, और स्पेसिफिक कोई आपने विशेष तौर से इस तरह का कोई आर्ट वर्क तैयार किया, आप भी उस आर्ट वर्क के ऑथर है। तो ये सारे ऑथर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉपीराइट एक्ट। और कॉपीराइट एक्ट में भी जो ऑथर्स के राइट प्रोटेक्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो हमारे राइट्स बेटर प्रोटेक्ट हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे। लेकिन बगैर रजिस्ट्रेशन के भी हम अपने ऑथर्स के राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम सर क्वेश्चन ये आता है, जैसे आपने बंसल साहब एक आर्टवर्क डेवलप किया, मैंने एक आर्टवर्क डेवलप किया जी, और सिसोदिया जी ने भी सेम आर्टवर्क डेवलप कर दिया, तो सिसोदिया जी को ये कैसे पता कि वो पहले मैंने डेवलप कर दिया? सर इसमें एक सेटल्ड थ्योरी है सर, कि कोई भी आर्ट वर्क वो भी कह सकते हैं, मैं वो कह सकते हैं कि ये मैंने पहले डेवलप किया। नहीं, वो कह क्या सकते हैं ये अलग बात है, उसकी हम एविडेंस की 2 मिनट चर्चा करेंगे, उसमें बताएंगे। राइट सर। पर मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि कोई भी आर्ट वर्क बगैर देखे हुए, बगैर इंटेंशन के कॉपी नहीं हो सकता। बगैर इंटेंशन के कॉपी नहीं हो सकता, बगैर इंटेंशन के कॉपी नहीं हो सकता सर। सेम टू सेम नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं। जैसे मान लो सीए इंस्टीट्यूट्स के आप देखेंगे, अगर हम किसी को वो कॉपी नहीं दिखाएंगे, या मैं ये नहीं दिखाऊंगा मैंने क्या बनाया, रतन जी भाई साहब ने क्या बनाया, सतीश जी भाई साहब ने क्या बनाया, तो वो लेस मात्र भी कॉपी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। जैसे यूं समझ लीजिए, एक शक्ल के 2 आदमी मिलना बहुत रेयर और करेक्ट सर, बहुत अच्छा उदाहरण, बहुत अच्छे तरीके से समझा आप। इसी तरह कहीं से डिफरेंस होगा, हाँ, पॉसिबल ही नहीं है सर, पॉसिबल ही नहीं। अगर मान लो, अब बात आती है जो आपने मेरे को कहा कि जो लोगो आपने बनाया वैसा ही राकेश जी ने बना लिया, तो वो निश्चित रूप से या तो राकेश जी ने आपका देखा है या आपने राकेश जी का देखा है, तो आइदर साइड वो कहीं ना कहीं कॉपी हुआ। तो अब उसको प्रोटेक्शन के लिए एविडेंस एक्ट में और प्रोसेस में एक तरीका दिया हुआ है, उस तरह से हमें प्रोटेक्ट करना है। लेकिन अगर आपने जो लोगो बनाया है, जो आर्ट वर्क बनाया है, वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। इसको मैं एक दूसरे और एक एलोबरेटेड एग्जांपल से क्लियर कर दूं, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कि सपोज हम आरआरसी में गए रणथंभौर, और एक ही गाड़ी में चल रहे हैं 10 लोग, और 10 लोग के हाथ में कैमरा है और हमें लॉइन दिखती, और हम लॉइन की फोटो खींच रहे हैं अलग अलग एंगल से, जैसा भी जो आ रहा है। तो जिसके मोबाइल में जो फोटो आ रही है, वो उस फोटो का ऑथर है। अब वो सबके एंगल अलग अलग आएगी, वो जिसको हम कहेंगे रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता कि मेरे पास जो फोटो है आइडेंटिकल सेम फोटो आपके पास, पॉसिबल ही नहीं। तो वो जो मैं उस फोटो, तो वो फिर उसको पैसे में सेल कर। तो अभी हमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट आज जो मेरा पर्पज है आप लोगों के साथ इस वेबिनार के माध्यम से डिस्कस करने का, वो ये है कि हम ये जो पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एंड कॉपीराइट एक्ट, इनमें डिफरेंस समझें, राइट, इनका पर्पज समझें कि हमारा इनका पर्पज क्या है, फिर हम इसके साथ स्कोप क्या है कि हम अपने ऑफिस में इन चीजों को किस तरह से प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। जब तक हमें पर्पज और इनका डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, तब तक वो क्लाइंट है ना, जब हमारे साथ इंटरेक्शन करता है तो कहेगा अच्छा, जैसे मान लो मुझे अभी टैक्स की कोई नॉलेज नहीं है, तो क्लाइंट कहता है जी वकील साहब ये रिटर्न फाइल करनी है, तो मैं 1-2 सवाल उसके साथ करूँ। तो सर कॉपीराइट पर हम चर्चा कर रहे थे, तो कॉपीराइट आई थिंक
अब ऑथर को मैं और आपको एक्सप्लेन करूं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में एक संपादकीय आता है। न्यूज़पेपर में अगर फ्रंट पेज अगर आप देखेंगे, आजकल जो बड़ा हॉट माहौल चल रहा है इलेक्शन का, तो ले दे करके न्यूज सेम ही होती है कि बीजेपी की 3rd लिस्ट जारी, 4th लिस्ट जारी, कांग्रेस की ये लिस्ट जारी, सेम है। लेकिन उनका जो राइट अप है, जिस ऑथर ने उसे लिखा है, वो अपना एक राइट अप, वो अंडर द कॉपीराइट एक्ट। अब वो सपोज मान लो उसी राइट अप को मैंने क्या किया कि वहां से कट किया और अपना एक न्यूज़पेपर, इवनिंग न्यूज़पेपर रखा हुआ है जी, उसी में वहां से कट करके पीडीएफ से कन्वर्ट करके और पेस्ट कर दिया और छाप पेस्ट दिया। कर दिया, छाप दिया, चाहे उसका कॉपीराइट रजिस्टर्ड नहीं है, पर वो कॉपीराइट एक्ट का वायलेशन है। ऐसा हम नहीं कर सकते। सेम ऑथर के लिए भी वो जो संपादकीय आता है, संपादकीय में भी जो व्यूज आते हैं, वो अपने जैसे कई बार लिखा होता है ना नीचे स्टार लगा करके कि ये ऑथर के अपने विचार हैं ना, तो वो उसके लिए पॉलिटिकली बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं इस बात को लिखने के लिए, पर वो उस क्रिएशन का वो ऑथर है, सर उसके एक राइट क्वेश्चन यहाँ पे अराइज, मैं बीच में माफी चाहता हूँ, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन जी रेलेवेंट क्वेश्चन आ जाता है तो थोड़ा जी सा पूछने की जी इच्छा नहीं, हो जाती करना चाहिए, करना चाहिए, अभी है। उसका पर्पज ही है। सपोज जीएसटी पे कोई बुक लिखी, आपने जी लिखी, एक जी जीएसटी पे बुक लिखी, जी बंसल साहब ने जी जीएसटी जी पे, वो कंक्लूड नहीं है कि मतलब आप ही का एक चलेगी बुक्स मैं भी लिख सकता हूँ सर, हाँ तो वो हाँ बुक्स एक मैंने भी लिखी, जी बुक्स जी मैंने भी लिखी, लेकिन कंटेंट्स कुछ आपके भी उसमें आ गए, मेरी वजह से आ गए, या वो कॉपी हो गए या क्या हो गया, लेकिन वो बुक्स आपके कंटेंट्स भी उसमें है और वो बुक्स तैयार हो गई, तो फिर भी मैं दोषी माना जाऊंगा। सर उसमें ये है कि बहुत सारी, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है उसमें। अगर कॉपीराइट एक्ट का सेक्शन 52 है, सेक्शन 52, सेक्शन 52 में कुछ एग्जम्पशंस दिए, राइट, तो जीएसटी की जो हमारी कैलकुलेशंस हैं, जीएसटी का जो हमारा एक्ट पास हुआ है उसमें भी इतना परसेंट लगेगा, ऐसे लगेगा, क्लासिफिकेशंस है, या तो सेम ही रहने हैं। जो फंडामेंटल है, बेसिक है, वो तो सेक्शन 52 में सब लिख सकता है। लेकिन लिखने का जो मैनर है, लिखने का जो मैकेनिज्म है, कि सपोज मैंने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा, फर्स्ट चैप्टर में क्या लिखा, सेकंड चैप्टर में क्या लिखा, फोर्थ में क्या लिखा, फिफ्थ में क्या लिखा, वो मेरा अपना एक क्रिएशन। तो उस क्रिएशन को अगर कोई व्यक्ति कॉपी करता है सेम, तो वो फिर इन्फ्रिंजमेंट और कॉपी में माना है। यहाँ मैं दोबारा क्लियर कर दूं सर एक बात, सर कॉपीराइट एक्ट के वायलेशन में रिप्रोडक्शन है सर। रिप्रोडक्शन का मतलब फोटोकॉपी। अगर मान, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि हम एक ही गाड़ी में बैठकर एक लॉइन की फोटो खींच रहे 10 लोग, तो लॉइन तो एक ही है ना, और वो एरिया भी एक ही है, तो लेकिन फोटो का 10 लोगों का रिप्रोडक्शन नहीं है, ऑन क्रिएशन है। तो इसी तरह से अगर मैं जीएसटी पर बुक लिखूंगा या आईपीआर पर बुक लिखूंगा, 10 बुक का कंपाइलेशन भी करूंगा, उसमें से अपने कंटेंट्स भी लूंगा, लेकिन अब मेरी उस बुक में कहीं रिप्रोडक्शन नहीं होगी। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी मैं ड्रॉ करूंगा, वही आप करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ जो एक लीगल वोकेबुलरी है सर, वो है रिप्रोडक्शन, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, सेम की सेम आपने कोई एग्जांपल कोट किया और वही एग्जांपल मैंने कोट कर दिया, और वो एग्जांपल आपका यूनिक है। सपोज आपने, जैसे हम हमारे आईपीसी में होता है ना, ए ने बी को मारा और बी ने सी को मारा और डी ने सबने कॉल ये करके, और इस तरह से ये कौन सा सेक्शन लगेगा। तो अब मैंने ए बी सी की जगह महेश, दिनेश, सुरेश और राम सिंह, श्याम सिंह लिख दिया, तो वो मेरा अपना क्रिएशन है। अब वही नाम अगर उसी सीक्वेंस में आप लिख देते हैं अपनी बुक में, तो वो कॉपीराइट एक्ट का वायलेशन। लेकिन अगर मैं ए बी सी डी से ही चलता रहता हूँ, तो फिर वो सेक्शन 52 का केस है, उसमें वायलेशन नहीं होता, सब लोग वही लिख रहे हैं, ठीक है सर। तो कॉपीराइट एक्ट में हम ऑथर्स की बात कर रहे थे, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाए हो, थोड़ा टाइम का लिमिटेशन तो नहीं रहा, अभी 6:15 नहीं सर, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, एजुकेशनल बहुत अच्छा हो रहा है, आप बिल्कुल अपना पूरा टाइम ले सर। मैंने क्या है, कल सतीश जी भाई साहब का आदेश हुआ कि Yes. बंसल जी टेक्निकल कम, और आपको उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन इतना बताना है कि हमारे जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है ना, वो सब इस आईपीआर से एक बार वाकिफ हो जाए क्या है, फिर अगला कोई सेशन करेंगे उसमें टेक्निकल चलेंगे। ठीक आज बात है। सही, टेक्निकल बिल्कुल कम सही है लेना सर, है, बिल्कुल सही, बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया तो चल रहा मैंने ये टेक्निकल इंट्रोडक्टरी मान लो आप इसको, इंट्रोडक्टरी जिसको बोलते हैं वो हाँ, तो मैं समझता हूँ आज तक शायद मेरे ब्रदर जो आप जुड़े हुए हैं, इन चारों में, पांचों में भी डिफरेंस शायद बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं मालूम रहा होगा, एक्सेप्शनली कुछ को छोड़कर, पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, और
आज शायद उससे, और फिर पर्पज कि ट्रेडमार्क का पर्पज क्या है, ट्रेडमार्क का जैसे बिजनेस प्रोटेक्शन है, उसका इन्वेंटर्स का प्रोटेक्शन है, उसका एरिया का प्रोटेक्शन है, उसका ऑथर का प्रोटेक्शन है। तो इस तरह से अब सर मैं कॉपीराइट में एक चीज आपको शेयर करता हूँ कि आप एक सीडी खरीद कर लाए गाने की, किसी भी फिल्म की या भजन की, टी सीरीज की एक सीडी खरीद के लाए, उसमें आपने बिल से उस सीडी को परचेज किया और उसका बिल दिया आपने 350 रुपए या 500 रुपए जो भी है, वो ओरिजिनल है, पायरेटेड नहीं। अब आपने क्या किया, उस सीडी को आज इस वेबिनार में चला दिया दिया ना। वेबिनार एंड होने के बाद आपने कहा कि चलो आज कल्चरल प्रोग्राम हाँ ठीक हम बात है, इस वेबिनार पर ही रखते हैं, थोड़े थोड़े वो हो जाए, 10 मिनट का हम कल्चरल प्रोग्राम इस पर रखते हैं, और कल्चरल में भी ऑडियो कल्चरल रखते हैं, ऑडियो गाना वीडियो नहीं, ऑडियो रखते हैं, ऑडियो। ठीक है सर। अब आपने रतन जी भाई साहब ने वो सीडी खरीदी टी सीरीज कंपनी की और इस पर चला दी। अब मैं एक क्वेश्चन करता हूँ आप सब लोगों से, हमने वो सीडी बाई बिल खरीदी है, क्योंकि हम बीइंग एज ए टैक्स प्रोफेशनल्स हम लॉ का वायलेशन नहीं करते, मेरा ऐसा मानना है, हम बिल्कुल हेयरलाइन लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है। अब वो कॉपीराइट एक्ट का वायलेशन है, क्या लगता है, कॉमन सेंस है। राकेश जी कुछ बता पाएंगे इस बारे में, या कोई और ऑडियंस आप अनम्यूट कर सकते हैं, क्योंकि 6:15 हो गए, इंटरेक्शन भी मतलब सीडी को चलाना क्या कॉपीराइट का वायलेशन है नहीं है, मैं आपसे पूछता हूँ। है सर, पब्लिकली यूज कर रहे हैं आप उसको, प्राइवेट के लिए Yes. खरीदी थी। ये वो सीडी आपने पर्सनल यूज के लिए खरीदी है, और खरीदी जो पैसा उन्होंने कंपनी ने चार्ज किया है आपसे, वो इन पर्सन आपकी फैमिली और आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी के लिए चार्ज किया है। और बिल आरटीसी के नाम हो तो तब भी आप उसको पब्लिकली परफॉर्म नहीं कर सकते। बिल अगर आपने कंपनी का नाम भी लिया है और यहाँ आप पब्लिकली परफॉर्म करते हैं, इस तरह के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, आप लोगों के पास भी आए होंगे। वो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो कि सपोज को मैरिज गार्डन है, अब उस मैरिज गार्डन में कोई शादी का वैवाहिक कार्यक्रम चल रहा है और वहाँ हमारे गाने चल रहे हैं, और उसके लिए हमने टी सीरीज से या एक पीपीएल करके एक कंपनी बनी हुई है, उस कंपनी से अगर लाइसेंस नहीं लिया अंडर द कॉपीराइट एक्ट, कंपनी का सोसाइटी है बेसिकली वो अंडर द कॉपीराइट एक्ट, तो वो पुलिस वाले वहां आ जाते हैं और कई बार जो है बड़ी मुश्किल भी हो जाती है, और वो शादी में पूरा व्यवधान क्रिएट, तो बंद कभी करा भी सकते हैं हम, सर वो। हाँ, आपका पूरा म्यूजिक सिस्टम भी सीज कर सकते हैं और बड़ी असुविधा हो जाती है। वो अलग बात है कि हम उनको अपने नॉर्मली प्रभाव से, ट्रेडिशन है कि नहीं करते। हाँ नहीं, काफी अब छोटा कोई बर्थडे कार्यक्रम चल रहा है, कोई और कार्यक्रम चल रहा है, या किसी कंपनी का कोई कार्यक्रम चल रहा है, सब कुछ एक पारिवारिक कार्यक्रम के अलावा कंपनी का कार्यक्रम चल रहा है ना, म्यूजिकल नाइट चल रही है, तो वहाँ वो लोग आकर के व्यवधान क्रिएट करते हैं, तो इसलिए हमें वो पीपीएल से लाइसेंस लेना होता है, और लाइसेंस देने के बाद हम उसको रेगुलाइज कर सकते हैं। इसी तरह से हम जो ये एफएम पर गाने सुनते हैं और दिन भर ये हमें गाने सुनाते रहते हैं एफएम वाले, ये बड़ी सिंपल बात नहीं है कि सीडी लाए और उन्होंने अपने एफएम वाला जो सिस्टम है उसमें इंसर्ट किया और आपको और हमको गाना सुना, वो जो गाना आपको और हमको फ्री ऑफ कॉस्ट सुना रहे हैं, उसकी पेमेंट दे रहे हैं उस कंपनी, और उसको एयर टाइम में कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए एक कॉपीराइट बोर्ड हुआ करता था पहले, अभी आजकल उसको एबॉलिश करके डायरेक्ट हाई कोर्ट को जुरिडिक्शन दे दिया। तो कॉपीराइट बोर्ड की एक जजमेंट है, बाद में वो सुप्रीम कोर्ट तक ट्रेवल की थी उस जजमेंट ने, और वो वहां से भी कंफर्म हो गई। वो पर एयर टाइम, पर सेकंड आपने कितना गाना चलाया उस कंपनी का, वो एफएम वाले उस कंपनी को पेमेंट करेंगे, देन वो गाना चला सकते। जो हम फ्री में जो देख रहे हैं ये ऐसा नहीं। तो कॉपीराइट एक्ट का भी बहुत स्कोप, मतलब चाहे वो सिंगर होते हैं सर, जो सिंगर होते हैं, जो लोकल सिंगर होते हैं, जो दूसरों के गाने गाते हैं, तो दे डोंट पे लाइक दिस कि उन्होंने कभी पेमेंट ही नहीं किया होगा, वो गाने गाते हैं। आज पाकीजा के गाने राकेश जी भी गा सकते हैं किसी महफिल में, लेकिन राकेश जी ने वो लाइसेंस लिया ही नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, ये उसका एक्सेप्शन है कि अगर आप कोई भी लाइव परफॉर्मेंस इंडिविजुअली करते हैं, इंडिविजुअल आपकी टीम के साथ भी करते हैं, तो वो उसका एक्सेप्शन है, वो कॉपीराइट एक्ट का वायलेशन नहीं है। सर मैं बात कर रहा हूँ रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन का मतलब कि उस सीडी को हमने रिप्रोड्यूस कर दिया अगेन एंड अगेन। अगर आप उसका लाइव परफॉर्मेंस, हमारे आज के इस कार्यक्रम में आप लाइव गाना गा रहे हैं और लाइव म्यूजिक चल रहा है और वही लिरिक्स और वही धुन और वही चीजें चल रही हैं, तो वायलेशन नहीं है। तो वायलेशन नहीं है, रिप्रोडक्शन इज अ वायलेशन। रिप्रोडक्शन इज,
करेक्ट, ठीक है ना। तो बहुत सारे जो लोकल सिंगर्स हैं वो गाते हैं, सिस्टम चलता है अपने। जैसे 31st को आप और हम जो आप लोग करते ही है ना सर, कार्यक्रम यस, करते हो ना, उसमें हाँ, लाइसेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन राइट, अगर हम सिंगर को साइड में कर दें और प्लेन सीडी चलाएं उसमें, यस, तो वो इलेक्शन सिंपल, आ जाए। तो फिर हमें पीपीएल लाइसेंस लेना, या उस मैरिज गार्डन को या जो भी संस्था है जो इस तरह से जो कर रही है उसको वो लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो इस तरह से मतलब एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट और इंडस्ट्रियल डिजाइन और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में। और अभी तो ये सिर्फ 5% भी ओपन नहीं हुआ है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ प्रोफेशनल ब्रदर्स से, आप लोगों के माध्यम से, कि दे विल स्टार्ट and they will properly advise to the client and other neighbors in respect of the copyright, patents and क्या। और सामान्य रूप से हम यूट्यूब और फेसबुक और बहुत सारे इस तरह के जो सोशल मीडिया है उससे जुड़े रहते हैं। कुछ साइट्स ऐसी भी हैं जो कॉपीराइट्स के और इस आईपीआर के बारे में अवेयर कराती है, उनसे भी आप जुड़ सकते हैं और अपना जो है उसमें इंक्रीज कर सकते हैं प्रोफेशनल स्किल्स को। अब सर मैं 5 मिनट में अपनी स्क्रिप्ट, ये जो सीडी वो है पीपीटी, इसको एक बार शेयर कर दूं, बहुत ब्रीफली आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, राइट, तो फिर उसके बाद क्वेश्चन हम आपके लेंगे। सर देखिए, ये ट्रेडमार्क्स के मैंने एग्जांपल क्रिएट किए हैं यहाँ पर, जैसे कोको कोला है, सोनी है, इंटेल है, टीवीएस है। ये जो लोगो आप देख रहे हैं ये भी कॉपीराइट वो ट्रेडमार्क का पार्ट है, और ये मैंने ब्रीफ यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद सर ये हाउ टू सेलेक्ट ए ट्रेडमार्क, ये एक बड़ा टास्क है कि नाम क्या रखें। तो इजी होना चाहिए, स्पीक इजी, रिमेम्बर इजी होना चाहिए, प्लस किसी से कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। अवॉइड ज्योग्राफिकल नेम्स, जैसे हम कई बार जयपुर कुर्ती या जयपुर बाग या जयपुर इस तरह से जो ज्योग्राफिकल नेम्स को हम अडेप्ट कर लेते हैं वो अवॉइड करना चाहिए, ठीक है ना। फिर लॉडेटरी वर्ड्स नहीं होने चाहिए, जैसे बेस्ट, परफेक्ट, सुपर, इस तरह से जो ट्रेडमार्क्स में अगर आप अडेप्ट करेंगे तो आपको उसका प्रोटेक्शन कम मिलेगा, आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन उसका नहीं मिल पाएगा। फिर आप इसमें ये मैंने लिखा हुआ है सर, किस तरह से आप इसको अप्लाई करेंगे। उस अप्लाई के लिए ट्रेडमार्क एक्ट 99 है, रूल्स जो है 2017 है, प्लस मोड ऑफ फाइलिंग A4 किस तरह से आपको बनाना है वो सारा मैंने इसमें डिस्कस किया हुआ है। फिर ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के कुछ एग्जांपल्स, दार्जिलिंग टी, बासमती राइस, कांचीपुरम सिल्क, नागपुर ऑरेंज, मकराना मार्बल्स, ब्लू पॉटरी ऑफ जयपुर, ये इस तरह से सारी चीजें दी हुई। और ये डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पर्टिकुलर उसके क्षेत्र से संबंधित होते हैं। ये उनके एग्जांपल्स हैं, जैसे दार्जिलिंग टी का है ये, और ये ताजमहल, हाँ ताजमहल टी, ये इस तरह के नीलगिरी टी, ये बहुत सारे इस तरह के एग्जांपल्स हैं जो जीआई जिसको बोलते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के एग्जांपल्स हैं। फिर ये आता है सर कॉपीराइट। कॉपीराइट जो मैंने आपको बताया लिटरेरी वर्क और इस तरह से आर्टिस्टिक वर्क, ऑथर को प्रोटेक्ट करता है। जहां पर भी ऑथर शब्द आता है उसकी अगर कोई भी चीज डेवलप की हुई है तो उसको ये प्रोटेक्ट करता है। ये इंडस्ट्रियल डिजाइन, ये जैसे इंडस्ट्रियल डिजाइन में आप ये शेप जो देख रहे हैं, और बाकी मैंने आपको एग्जांपल्स कोट किए, मोटरसाइकिल के, कार के, घड़ी का भी एग्जांपल होता है इसमें, डिजाइन एक्ट एप्लीकेबल होता है, मोबाइल में भी डिजाइन एक्ट एप्लीकेबल होता है, टीवी सेट में भी डिजाइन एक्ट एप्लीकेबल है। जहां पर भी जिसको कहें हम मोल्डेड मोल्डेड प्रोडक्ट्स, जिसको भी आप यूज करो, टेबल, कुर्सी, चेयर, बेंच, सब में डिजाइन एक्ट एप्लीकेबल होता है। ये एक पेटेंट का एक सब, जैसे ब्लूटूथ जो है उसका अपना एक साइंटिफिक इन्वेंशन है कि अगर वायरलेस डाटा ट्रांसफर, तो ये सबसे पहले जो है ब्लूटूथ लेकर के आया था, तो उन्होंने ये उनका यूएस पेटेंट नंबर और वो सारी चीजें इसमें हमने डाली। फिर सर अब एक ये जो है ये एक इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक संस्था है इंटरनेशनल ट्रेडमार्क एसोसिएशन, जिसको इंटा के नाम से जाना जाता है। ये एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है, लाइक आवर आरटीसीए, एआईएफटी, टीसीए, और ये लगभग 150 साल पुरानी संस्था है। और इस संस्था के मेंबर्स, कोई भी प्रोफेशनल इसका मेंबर बन सकता है। ये यूएस बेस्ड संस्था है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और ये 1878 में स्थापित हुई थी। और इसका प्रति वर्ष एक कॉन्फ्रेंस यूएस में, और इसका पूरा कैलेंडर 2040 तक का फिक्स किया हुआ है। मैं भी इस संस्था का मेंबर हूँ, और इसमें जाने के बाद आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है और बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, और बहुत सारे वहाँ सेशंस भी होते हैं। प्लस आपको इंडिया के लिए इन्वेस्टर भी मिलता है कि आप एज ए चार्टेड अकाउंटेंट्स भी इस संस्था में अगर विजिट करेंगे, कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे,
तो वहाँ इस संस्था के जो मेंबर्स हैं वो ब्रांड ओनर्स और बड़ी कंपनियां भी मेंबर्स हैं, और टोटल 181 कंट्रीज से इसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप भी इस संस्था से जुड़ सकते हैं। ये इनकी मेंबरशिप का और वो सिस्टम है। कॉर्पोरेट मेंबर्स होते हैं, एसोसिएट मेंबर्स होते हैं, गवर्नमेंट मेंबर्स होते हैं, एकेडमिक मेंबर्स होते हैं। तो इस तरह की मेंबरशिप हम कुछ आरटीसीए या एआईएफटी में भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जनरली अभी हम प्रोफेशनल ब्रदर्स को ही उसमें मेंबर बनाते हैं। ये जो रजिस्ट्रेशन की अथॉरिटी है उसका एक फ्लो चार्ट है। आज इस टेक्निकल ग्राउंड्स पर हम जा नहीं रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। ये सर मैंने एक टेबल दिया हुआ है जिसमें आईपी एप्लीकेशंस का डाटा है पिछले 5 साल का, 2017 से लेकर के 2022 तक का। ट्रेडमार्क पेटेंट किस तरह से फ्लो में बढ़ रहे हैं। ये 2017-18 में 47,000 पेटेंट फाइल हुए थे, 21-22 में 66,000 पेटेंट फाइल हुए हैं। डिजाइन में इस तरह से, तो ये ट्रेडमार्क्स में आप देखेंगे 2,72,000 एप्लीकेशन समथिंग फाइल हुई थी। नाउ 21-22 में 4,47,000 एप्लीकेशन फाइल हुई हैं। तो डे बाई डे ये जो है चीजें बढ़ रही है। ये लास्ट 5 इयर्स का मैंने इस तरह से एक ये बनाया है जिससे भी समझ में आता है कि किस इन आईपीआर के जैसे पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट में कहाँ स्कोप ज्यादा है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो सबसे ज्यादा स्कोप ट्रेडमार्क, क्योंकि ट्रेडमार्क हर बिजनेसमैन को आवश्यकता होती है। और अगर अपॉर्चुनिटीज के बारे में देखेंगे तो डिजाइन अभी बहुत कम है, तो इसका मतलब नहीं है कि इसमें अपॉर्चुनिटी कम है। इसका मतलब यह है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, मिडिल एरिया में या सिटी में भी जो भी मोल्डेड फर्नीचर का या मोल्डेड किसी भी चीज का काम करता है, उसको इस एक्ट की जानकारी नहीं है, और वो सामान्य रूप से अपने डिजाइन डेवलप करके मार्केट में लॉन्च कर देता है विदाउट रजिस्ट्रेशन, विदाउट प्रोटेक्शन। हमको उनको अवेयर करना है और उनके साथ जुड़ करके उनके इन्वेंशन को, उनकी डिजाइन्स को, उनको प्रोटेक्ट करना है बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन। इन दोनों में रजिस्ट्रेशन जरूरी है, पेटेंट और डिजाइन। ट्रेडमार्क और कॉपीराइट में बगैर रजिस्ट्रेशन के बाय वर्च्यू ऑफ एडॉप्शन राइट क्रिएट होते हैं। पेटेंट और डिजाइन में बाय वर्च्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन राइट क्रिएट। अगर इन दोनों रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप पेटेंट और डिजाइन दोनों को प्रोटेक्ट नहीं करते। ये एक फ्लो चार्ट में डिपार्टमेंट का दिया है, कितनी फाइल हो रही है, कितनी एग्जामिनेशन हो रही है, कितने रजिस्टर्ड हो रहे हैं, कितने अबेंडन हो रहे हैं, डिस्पोजल क्या चल रहा है, उसका है। इसका भी बहुत ज्यादा आजकल इम्पोर्टेंस नहीं है। इसी तरह से ये भी एक डिपार्टमेंटली चार्ट है। अब आप ये मैप देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट है आज हमारे राजस्थान के जो प्रोफेशनल ब्रदर्स जुड़े हैं। इसको अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ट्रेडमार्क के रेफरेंस में है ये। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ 4,18,594 एप्लीकेशंस में राजस्थान कहाँ आ रहा है? हम 8वें स्थान पर आ। राजस्थान भी इतना ग्रो कर रहा है बिजनेस, सबसे ज्यादा ट्रेडमार्क्स फाइल होते हैं महाराष्ट्र में, देन दिल्ली, देन 2-3 स्टेट्स और हैं, अहमदाबाद वगैरह, गुजरात वगैरह। फिर हम आज पूरे कंट्री में हम 8वीं पोजीशन पर खड़े हुए हैं। तो डे बाई डे और बढ़ रहा है। तो हम सोचते हैं कि अगले 2-3 सालों में जितनी अवेयरनेस बढ़ेगी तो हम दूसरे, तीसरे या चौथे नंबर पर आएंगे। और फिर भी आज राजस्थान में हम देखें तो बड़ा वैक्यूम है, इसके कंसल्टेंट्स आईपीआर के बहुत ही लिमिटेड हैं। तो आप प्रोफेशनल ब्रदर्स को इसके बारे में अवेयर कर सकते हैं। ये लेटेस्ट जजमेंट्स मैंने डाले हुए हैं इसमें। अगर आप इसमें नीचे अगर आप ये वाला सीन देखेंगे, इसमें पैरासूट का, ये एक बोतल है और ये एक एवरेस्ट की बोतल है। इसमें कितने वायलेशन है? इसमें डिजाइन एक्ट का भी वायलेशन। ये जो डिजाइन बना हुआ है, शेप बना हुआ है इसका, सेम इसी तरह का शेप इसमें बना हुआ है। इसमें ट्रेडमार्क का वायलेशन नहीं है क्योंकि इसमें ये पैरासूट है, इसका एवरेस्ट है। इसमें कॉपीराइट का वायलेशन है कि ये इसकी पूरी की पूरी आर्टिस्टिक वर्क जो इसने डिजाइन बनाया है पेंट ब्रश से, कलात्मक कार्य जिसको हम बोलते हैं, सेम यहाँ जैसा है, इसको उन्होंने अपोजिट कर दिया है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट और फीचर सेम लिए हैं। इसके ऊपर देखेंगे तो पैरासूट और लक्ष्मी, ये भी इसका कॉपी माना जाता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट सेम। यहाँ एक ये लेटेस्ट जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट की, बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें नेचर शब्द को भी प्रोटेक्ट किया हुआ है। यहाँ ये उनका ब्रांड है नेचर, और जो डुप्लीकेसी कर रहा था उसने कर दिया था नेचर तत्वा। यानी मेरा यहाँ आप लोगों को कहना यह है कि किसी ब्रांड का कोई भी पार्ट अगर कॉपी होता है तो वो कॉपी है। जैसे यहाँ नेचर एसेंस, इसको देखेंगे, इस नीचे लिखा हुआ है नेचर एसेंस, ने लिखा हुआ है नेचर तत्वा। तो ये कोई ग्राउंड नहीं हो सकता डिफेंस साइड से साहब मेरा तो तत्व है, इनका नेशन एसेंस है, सो दैट इज द डिफरेंट, इट्स डिस्टिंक्टिव। नो, बिकॉज नेचर और नेचर बोथ आर सेम। ये सर ऑफिसर चॉइस
मैं तो यूज नहीं करता हूँ खैर, पर इसकी कॉपी जो है चेतक विस्की, बेसिक जो है कलर कॉम्बिनेशन जो है उस पर ये जजमेंट है, बेसिक सेम कलर आइडिया कॉम्बिनेशन। सेम कलर कॉम्बिनेशन। हालांकि जो यूज करते हैं वो बड़े केयरफुल होते हैं, पर फिर भी दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि दोनों भाई यूज करने वाले तो केयरफुल होते हैं, लाने वाले, सप्लाई करने वाले, सबऑर्डिनेट स्टाफ जो सर्व करता है वो कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए ये एक डिसेप्शन है, कंफ्यूजन है। इस तरह की चेतक विस्की को हम परमिट नहीं करते हैं, इसके खिलाफ इन्वेंशन हुआ। ये आउटर कार्टन है और ये अंदर की दोनों की बोतल है। और इसी तरह से ये पैरासूट और पैरालाइट, आप देखेंगे इसमें डिजाइन का भी वायलेशन है। सेम। पैरालाइट, पैरासूट है सर ये वाली कॉपी, सॉरी ये पैरासूट, ये पैरालाइट। हाँ, तो ये भी ट्रेडमार्क लॉ का वायलेशन है। अब ये बात पता ही नहीं है राजस्थान में लोगों को कि कोई भी मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर है, उसके आसपास का कोई नाम रख लेता है तो वो खुद ही माइंड मेकअप कर लेते हैं, जी उसका तो डिफरेंट है, क्या करें, सेल भी कम हो गई है, उसका बिक रहा है, लेकिन अब तो अलग है। अरे भाई वो अलग नहीं है, अपने कंसल्टेंट से जाके मिलिए, देखिए, कुछ रेमेडी पूछिए उनसे और इसके अगेंस्ट में आप प्रॉपर जो है लीगल एक्शन लीजिए, तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। ये सर आप देखेंगे ये दोनों बड़े, ये वाली जजमेंट लेटेस्ट जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट की। इसमें ब्रांड था बासमती राइस का रॉयल, और ये जो डिफेंडेंट की पैकेजिंग है इसमें जैबरीन लिखा हुआ है, रॉयल बीच में लिखा हुआ है। और आप देखेंगे इसका कलर कॉम्बिनेशन, पैकेजिंग डिजाइन बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट है। बस यहाँ डिस्प्यूट इस तरह सा है कि उन्होंने इस रॉयल को अपने इस पैकेजिंग पर लिख दी, ये भी ट्रेडमार्क लॉ का इंफ्रिंजमेंट है। बैक साइड भी देखेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी है वो रॉयल है, जिसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कह रहे हैं बात। उस रॉयल को कोई सिमिलर बिजनेस में, सिमिलर प्रोडक्शन में, सिमिलर ट्रेड में यूज अगर करता है तो वो इंफ्रिंजमेंट की कैटेगरी में कवर होता है। इसी तरह से यहाँ ये डोमिनोज पिज्जा, इसमें कॉन्सेप्ट सेम रखा और डोमिनोज की जगह डोमिनिक पिज्जा कर दिया। हाँ, ये भी वायलेशन है। अब आप देखिए, सपोज आप एक मिनट के लिए ये सोचिए सर कि आप इस कंपनी के कंसल्टेंट हैं, इस कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और आज से पहले अगर वो कंपनी वाले आपको ये दिखाकर पूछते हैं कि साहब एक ये कंपनी आ गई है, आप देखिए इसके खिलाफ कुछ कर सकते हैं क्या, तो प्राइम फेसाई कहते जी ये तो अलग है, ये तो डोमिनोज है और ये डोमिनिक है, और ये तो यहाँ इन्होंने स्पून और ये पिज्जा विज्जा बनाया हुआ है, अपने यहाँ राउंड में केवल व्हाइट सर्कल बनाया हुआ है। तो हम यहाँ क्या डिफरेंस देख रहे हैं, हमें डिफरेंस नहीं देख, ये एक बात नोट कर लें, डिफरेंस नहीं देखना, सिमिलरिटी देखनी। तो यहाँ सिमिलरिटी इसके कॉन्सेप्ट में, इसकी प्रोनाउंसिएशन में, कि आम आदमी जो है वो डोमिनोज को डोमिनिक भी पढ़ सकता है और कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो सकता है। तो इसमें जो कंफ्यूजन एंड डिसेप्शन का जो फंडामेंटल लॉ है वो एक्चुअल कंफ्यूजन एंड डिसेप्शन का नहीं है, वुड बी कंफ्यूजन एंड डिसेप्शन का लॉ है, कि अगर कोई भी सामान्य व्यक्ति किसी भी तरह से कंफ्यूज होने की संभावना भी रखता है और भ्रमित होने की संभावना है आइदर वे किसी भी तरह से, तब भी वो उसका वायलेशन की कैटेगरी में कवर होता है और वो इन्फ्रिंजमेंट माना गया है। ये एक सर पीपीटी मैंने आपके साथ शेयर की और आपके साथ जो है बात रखी, और अब आपकी जो भी इंडिविजुअल क्वेश्चंस हैं आप कर सकते हैं ताकि मैं उनका आपको प्रॉपरली रिप्लाई करूं। रतन जी भाई साहब, यस डेलीगेट्स, अगर हमारे कोई क्वेश्चन, पीडी केसवानी जी बड़े गौर से और बहुत अच्छे से आपने मुझे बहुत सुन रहे हैं, बहुत। पीडी हाँ। केसवानी जी हमारे साथ रोजाना बने रहते हैं। अशोक जी ने मुझे बहुत अच्छे से सुना, आप सब लोगों ने, कुलदीप जी ने सुना, केसवानी जी का आशीर्वाद है, ये हमेशा रोजाना हाँ, हमारे साथ राज रूबरू ठाकुर होते जी हैं। कोटा से जुड़े हुए हैं, और राज ठाकुर, विनय जी भाई साहब हैं, सब तो आप लोगों ने, जो भी सतीश जी भाई साहब हैं, और बहुत मैं देख रहा हूँ कि नंबर ऑफ ब्रदर्स जुड़े हुए हैं। तो कोई भी आपकी क्वेरी हो किसी भी तरह से तो आप मेरे से आप कर सकते हैं, इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल पेटेंट। अगर हमारी कोई क्वेरी है, अशोक जी जेथलिया जी अपना रेज हैंड कर रहे हैं। सर एक क्वेरी है कि ट्रेडमार्क मदर के नाम से था, फर्म की प्रॉपर्टी थी, वो उसकी डेथ हो गई जी, और उसका सन उनका बस फर्म का प्रॉपर्टर बन गया, तो क्या ट्रेडमार्क ट्रांसफर हो जाएगा? बिल्कुल सर, ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रेडमार्क इज ए प्रॉपर्टी। ओके। ट्रेडमार्क जैसे मैंने इनिशियल ओपनिंग में कहा कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है,
जो ट्रांजेक्शन मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी पर होते हैं वो ट्रांजेक्शंस ट्रेडमार्क पर होते हैं। क्या डॉक्यूमेंट चाहिए सर उसके लिए हमारे को कुछ? सर उनके लिए डेथ सर्टिफिकेट प्लस हम्म। उनकी फैमिली का चार्ट की जो मदर है उनकी एक्सपायर कर गई है, उनकी फैमिली में कौन कौन है, कितने सन है, कितनी डॉटर्स हैं, और हस्बैंड भी उनके हैं या नहीं है। उनकी और एनओसी चाहिए। हाँ, उनकी एनओसी और एक एफिडेविट जाएगा। ठीक है। उसके बाद वो ब्रांड ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक। हाँ। और वो ब्रांड जैसे ट्रांसफर होने में टाइम लग रहा है? नहीं, टाइम नहीं लगेगा सर, टाइम नहीं नहीं लगेगा लगेगा। सर, नहीं टाइम नहीं लगता। और उसमें आपको महीने 2 महीने में ट्रांसफर हो जाता है, केवल आपको प्रोसीजरल डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंप्लीट कर। नहीं, जैसे हाँ। ट्रांसफर 2 महीने लग रहा है, 3 महीने लग रहा है, जब तक जिसने फर्म टेक ओवर करी वो कंटिन्यू कर सकता है उसको यूज करना? हाँ, कंटिन्यू 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 कर सकते हैं। कोई इशू नहीं, कंटिन्यू कर सकता है। और कोई वायलेशन हो रहा है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। ठीक है। तो जो वायलेटर इन्फ्रिंजर है उसको ये डिफेंस नहीं मिलेगा कि माता जी एक्सपायर हो गई और इनके पास राइट नहीं आया, देन आई कैन यूज इट। नो हम्म। सर। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। Any सर other ये question from any delegates? कुलदीप जी सर कुछ मेरा कहना चाह रहे हैं? सर मेरा ये क्वेश्चन था कि कुलदीप अपन जी। जब अप्लाई करते हैं 18 मंथ बाद वो ट्रेडमार्क आ जाता है, तो जी उसके बाद भी उसमें लिटिगेशन होंगे? सर, उसमें बेसिकली ऐसा है कि अगर कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाता है और रजिस्ट्रेशन होने के बाद कोई व्यक्ति अगर ये चैलेंज करता है कि भाई ये रॉन्गली रजिस्टर्ड हुआ है, गलत रजिस्टर्ड हुआ है, तो उसका भी एक जो है प्रोसीजर बना हुआ है। इसमें मैं आपसे इस ट्रेडमार्क को इंक्लूड करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन परपीचुअल नहीं होता, सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशन होता है। चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे वो ड्रग लाइसेंस हो, या वो ट्रेडमार्क का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन हो, या कोई भी किसी भी तरह का। जैसे आज हम जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए हमें बार काउंसिल से जो रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है वो भी सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशंस है, और उसका कहीं पर भी वायलेशन होता है किसी भी तरह से तो वो चैलेंजेबल है, परपीचुअल नहीं है। ठीक है ना? तो आपका अगर कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो गया है और कोई व्यक्ति उसको चैलेंज कर रहा है तो आपको ये देखना है कि वो किस ग्राउंड पर चैलेंज कर रहा है, या आप किसी को चैलेंज करना चाहते हैं कि साहब ये इसने ट्रेडमार्क गलत रजिस्ट्रेशन ले लिया और हम इससे एग्रीव हैं, प्रभावित हैं, तो फिर आपको ये देखना है कि हमारे ग्राउंड्स क्या है उसको चैलेंज करने के लिए। और आजकल उसका लिए कैंसिलेशन डायरेक्ट हाईकोर्ट में फाइल होता है। 2021 से पहले ये एक ट्रिब्यूनल था चेन्नई में, उसको आईपीएबी ट्रिब्यूनल बोलते थे, जैसे अपना आईटीएटी ट्रिब्यूनल है इसी तरह से वो वहां पर उसका रेक्टिफिकेशन फाइल होता था। और 2021 में टीआरए एक्ट आया है, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2021 जुलाई में वो आया है। उस एक्ट से लगभग 17 ट्रिब्यूनल्स कोलैप्स किए हैं मोदी गवर्नमेंट ने, जिसमें कस्टम्स के भी कुछ ट्रिब्यूनल्स हैं, एक्साइज के भी कुछ ट्रिब्यूनल्स हैं, और भी बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं, और वो सारा जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट को दे दिया है। तो अब आप अपनी कंसर्न हाई कोर्ट में उसके खिलाफ कैंसिलेशन फाइल कर सकते हैं। जी सर। Right, sir. नेक्स्ट एनीथिंग? और Any other question, sir? गुंजल साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी, ये मैं शायद हैंड रेज कर रहे थे। और एनी मेंबर्स? अभी और कोई है नहीं सर अपने पास में। जी सर एक क्वेश्चन है थोड़ा। हाँ सर, हाँ बोलिए ना ललित जी। सर। सर जैसे किसी एक नाम पे ट्रेडमार्क किसी एक क्लास में ले लिया तो सेम ट्रेडमार्क दूसरी क्लास में लिया जा सकता है क्या? हाँ सर, लिया जा सकता है, लेकिन तो उसमें कोई वायलेशन नहीं होगा ना सर? सर उसमें अच्छा क्वेश्चन है ये सर। आप और भी मैं ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के कोई भी इंडिविजुअल क्वेश्चंस हैं, आपके पास कोई इंडिविजुअल केस है, वो भी आप यहाँ डिस्कस केस कर को सकते हैं। बगैर केस को डिस्क्लोज किए हम आपसे केस के कोई फैक्ट्स नहीं पूछेंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो केस मेरे ऑफिस का ही हो या मैं आइदर साइड अपीयर हो रहा हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है केस की जो फैक्ट्स हैं वो डिस्क्लोज नहीं करें, और आप लीगल डिस्कस कर सकते इजीली, है ना? मुझे उसमें कोई इशू नहीं है। तो सर का क्वेश्चन था ललित जी का कि अगर कोई ट्रेडमार्क एक क्लास में रजिस्टर्ड हो गया है तो उसे दूसरी क्लास में भी रजिस्टर्ड किया जा सकता है क्या? इसका आंसर पॉजिटिव में है, किया जा सकता है। जैसे सपोज मान लो लक्स साबुन आता है और लक्स अंडरवियर गारमेंट भी आते हैं, वो डिफरेंट क्लास में। लेकिन अभी लॉ थोड़ा डेवलप हो गया है, ये पुराने टाइम के रजिस्टर्ड हो रखे हैं। अगर ट्रेडमार्क वेल नोन है, ट्रेडमार्क वेल नोन है, तो उसे दूसरी क्लास में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी, जो अभी कुलदीप जी ने क्वेश्चन किया था उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसे रेक्टिफाई किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है, वापस से निरस्त किया जा सकता है। वेल नोन में जैसे सपोज मान लो मैं आपको वेल नोन
जयपुर का सपोज कोई ब्रांड वेल नोन, जेईसीआरसी इज वेल नोन ब्रांड। अब सपोज जेईसीआरसी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, अब कोई व्यक्ति एक जेईसीआरसी के नाम से कंसल्टेंसी चालू कर देता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट चालू कर देता है दूसरी क्लास में, या बिजनेस मैनेजमेंट की कोई सर्विसेज चालू कर देता है, तो जेईसीआरसी इज वेरी वेल नोन ब्रांड। तो उस पोजीशन में वो जो सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन हुआ है वो कैंसिल हो सकता है, क्योंकि वहां उसमें जो बात आती है वो आती है डिसऑनेस्ट इंटेंशन की, कि आपने जो एडेप्शन किया है जो पहले से चल रहा था आइडेंटिफाइड मार्क है और आपने इसको किया है, तो समवे द सच registered proprietor having the dishonest intention by obtaining the mark. सर मतलब सर एक क्वेश्चन और था सर इसमें ऐसा हो रहा है, मतलब इन प्रीवियस नेम की गुडविल आपने यूज कर ली अपने बिजनेस में, चाहे डोमेन अलग है तो भी ये वायलेशन कहलाएगा? हाँ वायलेशन। ओके। जैसे जयपुर का एक और में क्लियर, जयपुर का लोटस एक घी आता है, सरस घी आता है। हाँ। अब सपोज लोटस या सरस का सरसों का तेल नहीं आता जी, या मसाले नहीं आते सब कुछ, स्पाइसेस क्लास 30 में आता है सब कुछ, ठीक है ना, वो क्लास 29 में आता है। हम आज इस टेक्निकल सेशन में क्लासिफिकेशन पे टेक्निकल चीजों में ज्यादा नहीं गए थे, पर चूंकि आपके क्वेश्चन है हम आंसर करते हैं। तो अब मैंने स्पाइसेस के लिए सपोज लोटस रजिस्टर्ड करवाया, तो आम आदमी क्या, मेरे प्रोफेशनल ब्रदर्स भी लोटस स्पाइसेस यही समझ के खरीदेंगे, यही समझ के बिजनेस करेंगे कि ये लोटस मिल्क वाली कंपनी का ही होगा, तो वो वायलेशन है, वो वायलेशन। लेकिन सर वो मिल्क वाली कंपनी इन सब प्रोडक्ट में कर सकती है, जैसे मैंने सरस का पेटेंट ले रखा है तो मैं सरस के नाम से दूसरा ऑयल वगैरह कोई भी पेटेंट ले सकता हूँ? नहीं सर, पेटेंट नहीं, ट्रेडमार्क। सॉरी ट्रेडमार्क, सॉरी। हाँ, नहीं देखिए उसमें क्या होता है कि अगर सिमिलर नेचर ऑफ गुड्स है, समान नेचर है गुड्स का, तो आप उसका रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते, वो गलत है। और रजिस्ट्रेशन ले भी लिया है तो कैंसिल हो सकता है, मैं ये तो नहीं कहूंगा हो जाएगा, सब्जेक्ट टू द अदर फैक्ट्स ऑफ द केस इट मे बी कैंसिल्ड। तो इसका मतलब मेरे को हर प्रोडक्ट पे अलग अलग ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा? नहीं हर प्रोडक्ट पे कैसे, आप बताइए कोई एग्जांपल से। जैसे सपोज मैं एक प्रोडक्शन हूँ, मैं घी भी बनाता हूँ, तेल भी बनाता हूँ, ठीक है, और अदर नहीं वो प्रोडक्ट अगर एक ही कैटेगरी में आ रहा है तो आप एक ही रजिस्ट्रेशन देंगे ना सर। कैटेगरी अगर उसकी, जिसको हम क्लास बोलते हैं, वो अगर सेम एक ही है तो एक ही कैटेगरी में रजिस्टर्ड कराना है मुझे। ठीक है, और अगर मेरे को और भी प्रोडक्ट बेचने हैं तो उसके साथ मेरे को और दूसरा भी, हाँ वो दूसरी कैटेगरी में भी रजिस्ट्रेशन लेने पर, जैसे सेम नाम का। हाँ जैसे सपोज मान लो आपने कोई नाम रखा कुलदीप, अब कुलदीप के नाम से आप मसाले ही बनाते हैं, अब कुलदीप के नाम से ईडेवल ऑयल भी बनाते हैं, अब कुलदीप के नाम से कॉस्मेटिक भी बनाते हैं, कुलदीप के नाम से आप रेडीमेड गारमेंट्स भी बनाते हैं। तो आपको ये जो जो कैटेगरी फॉल कर रही है, टोटल नंबर ऑफ 45 कैटेगरीज है, जिसमें सुई से लेकर हवाई जहाज तक को क्लासिफाई किया हुआ है। तो उस 45 कैटेगरीज में जो ये प्रोडक्ट अगर आपका एक ही कैटेगरी में फॉल कर रहा है तो एक कैटेगरी में लेना है, 4 कैटेगरी में फॉल कर रहा है 4 कैटेगरी में। और सर जैसे अभी मैं एक और एग्जांपल, जैसे मैं अपना खोलने का प्लान बना रहा हूँ कि जैसे मैं होटल इंडस्ट्री चलाऊंगा, लेकिन अभी मैंने शुरुआत नहीं की उसकी, तो क्या मैं पहले ट्रेडमार्क लेके बैठ जाऊँ? हाँ पहले आप ट्रेडमार्क प्रपोज टू बी यूज करके रजिस्टर कर सकते हैं। आपका अगर ट्रेडमार्क में ये है, वो मैं शुरू में शायद बताना भूल गया, वो स्किप हो गया। आप कोई भी ब्रांड जो आपका अगर फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव में आप उसको यूज करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन ले सकते इन एडवांस। बहुत सारे लोग करके रखते हैं इस बार। सर एक क्वेश्चन और है जी। जैसे इनिशियल 2 स्टार्टअप है, एक गुजरात का स्टार्टअप, मान लिया उसने कोई एक नाम चूज किया अपना ट्रेडमार्क में किया, वो अभी गुजरात में ही नोन है, पूरी इंडिया में कोई नहीं जानता उसको, उसने ट्रेडमार्क ले लिया। इसी तरीके से कोई एक और स्टार्टअप आया, वो यूपी का है, उसने भी वही उसी नाम पे ट्रेडमार्क लिया हुआ है, अलग क्लास में दोनों, और क्लास चेंज है दोनों की, और इन फ्यूचर में जाके वो पैन इंडिया लेवल पे अच्छे काम करते तो कॉम्पीट आ सकता है दोनों में? नहीं फिर नहीं आएगा, फिर नहीं, क्योंकि उनका जो ओरिजिन है वो लगभग आसपास सेम ईयर्स में ही है, ऑलमोस्ट सेम ईयर्स में है, कि 21 में स्टार्ट किया, किसी ने 22 में स्टार्ट किया, किसी ने 23 में स्टार्ट किया, और गुड्स या सर्विसेज डिफरेंट है, क्लास डिफरेंट है, तो वो गुडविल पर राइड नहीं कर रहे ना सर, वो इंडिपेंडेंट एडेप्शन। गुडविल पर राइड तो तब करेगा ना जब उसकी गुडविल आप आइदर इन स्टेट और टू स्टेट और पैन इंडिया अगर सेम क्लास होता तो सर?
सर सेम क्लास होता है, और अगर जिसको हम कहते हैं कंकरेंट यूज है फिर 2-3 सालों से लगातार, कंकरेंट यूज का मतलब होता है साइमल्टेनियस यूज, तब भी आप यूज कर सकते क्योंकि क्या अभी स्टार्टअप ज्यादा हो रहे हैं ना, इसलिए। हो। हाँ हाँ हाँ, तब भी कर सकते हो। अब वो फिर केस टू केस भी वेरी करेगा कि वो क्या क्या फैक्ट्स है। ओके सर एक क्वेश्चन मेरा और था, जी इफ यू डोंट माइंड। नहीं इसमें नहीं, आराम से सर, सर, आराम से। हाँ सर, इसमें जैसे मैं प्रोस्पेक्टिव, मैं कोई व्यापार करूंगा, उसका ट्रेडमार्क लेके बैठ गया, लेकिन मैं व्यापार शुरू नहीं किया 1-2 साल, और कोई बंदा और मेरे ऊपर लिटिगेशन लगाना है कि सर हम तो व्यापार शुरू कर दिए, लिटिगेशन में बैठ रहा है कि हम तो व्यापार शुरू किए, इस आदमी तो व्यापार शुरू ही नहीं किया है, इसने ट्रेडमार्क, तो क्या मेरा ट्रेडमार्क कैंसिल हो जाएगा? उसमें सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यही तो आनंद है प्लेटफॉर्म पर बात करने का और देखने बहुत का। अच्छा क्वेश्चन है सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो अभी आपका क्वेश्चन था कुलदीप जी का, कि मैं प्रपोज टू बी यूज्ड करके फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए अपना ट्रेडमार्क ले सकता हूँ क्या? अभी उसी के कंटिन्यूएशन में ये क्वेश्चन है कि मैंने जो ट्रेडमार्क लिया हुआ है, और मैंने तो रजिस्ट्रेशन करके अपने ड्रॉअर में रख दिया है, अपने कपाट में लॉक एंड की में रख दिया, और सब्सिक्वेंटली ऑनेस्टली एंड बोनाफाइडली वही नाम किसी ने रूटीन में अडेप्ट कर लिया, तो क्या सीन होगा? सर उसमें रजिस्ट्रेशन का आपको 5 साल के लिए आपके राइट्स रिजर्व होते हैं। अगर आपने कोई भी रजिस्ट्रेशन लिया और उसको अगर 5 साल तक यूज नहीं किया, यूज से इन द सेंस बिजनेस यूज, बिजनेस आपने उसका स्टार्ट नहीं किया, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तो उसके इसके लिए मैं लिए वापस रिन्यू कराऊं उसको? रिन्यू का स्कोप नहीं है सर, रिन्यू तो 10 साल में होता है। यूज की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे सपोज मान लो, यूं समझिए आप, उसमें भी आप कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं कि जयपुर की कोई इंडस्ट्री थी, वो सन 2015 में बंद हो गई। राइट सर, रतन जी भाई साहब सुन रहे हैं ना? हाँ सर, हाँ सर। 2015 में कोई इंडस्ट्री बंद हो गई, जी सर। लॉकअप में, वो क्या बोलते हैं उसका, लिक्विडेशन में चली गई, या उसके लॉक लॉक हो गई, बंद हो गई। अब पिछले 8 सालों से उस नाम को कोई यूज नहीं कर रहा है, लेकिन Right. मार्केट में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, मार्केट में उस नाम को अगर आप लेकर जाएंगे तो आपका प्रोडक्ट चल पड़ेगा, तो ऐसे ब्रांड को भी आप अडेप्ट कर सकते हैं। तो वो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारी पार्टनरशिप फॉर्म डिस्प्यूट की वजह से बंद हो जाती हैं, पार्टनर्स अमंग द पार्टनर्स एंड अदर सो मेनी रीजंस। तो वो अगर चलता हुआ ब्रांड है तो आप उसको सजेस्ट कर सकते तो सर मैं प्रोस्पेक्टिव को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकता हूँ? हैं। सर आपको 5 साल तक कंटिन्यूअस में, अगर आपने ब्रेक है, यूज नहीं किया, तो आपके राइट्स एक्ट में ही लिखा हुआ है, खत्म हो जाएंगे, सेक्शन खत्म हो 47 जाएगा, में। तो उसके लिए फिर मैं वापस नई एप्लीकेशन डाल? नहीं, वो कुछ नहीं होगा, फिर वो आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन कैटेगरी में आ जाएगा। ट्रेडमार्क राइट्स इज नॉट गिवन ए मोनोपोली राइट्स, इज द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ गुडविल एंड रेपुटेशन। दैट मीन्स आपने जो गुडविल और रेपुटेशन अर्न किया, उसका प्रोटेक्शन है ट्रेडमार्क में। मोनोपोली राइट नहीं है कि आपने पूरी डिक्शनरी उठाई, हिंदी की या अंग्रेजी की, सारे नाम रजिस्टर्ड करके बैठ गए प्रोजेक्ट बना करके, अब भैया जिसको भी चाहिए कोई भी नाम तो मेरे पास आकर के लो। ये नहीं, आपको यूज करना पड़ेगा, उसकी गुडविल अर्न करनी, एग्जिस्टेंस में आना चाहिए। जैसे मान लो, यूं समझ लीजिए इसको एक एग्जांपल से, कि जैसे हमारे रीको की जो लैंड अलॉटमेंट होती है, उसमें 2 साल का कुछ राइडर होता है, कुछ रतन भाई प्रोडक्शन को का। ज्यादा प्रोडक्शन का। अब मान लो सपोज रिको इंडस्ट्रियल एरिया में इन्वेस्टर घुस गया, और वो कहता है जी मैं तो 5 साल 10 साल प्रोडक्शन ही नहीं करता हूँ, तो इंडस्ट्रियल एरिया फेल हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए एक राइडर डाला हुआ है कि आपको 2 साल में इसको यूनिट को प्रोडक्शन में लाना पड़ेगा। इसी तरह से ट्रेडमार्क में आपने कोई रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, तो आपको 5 साल में उसको प्रोडक्शन में लाना पड़ेगा, यूज में लाना पड़ेगा। सिंपल। यूज शब्द सुनिए, यूज शब्द हम बार बार इसलिए कर रहे हैं कि यूज का मतलब प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, मार्केटिंग है, बाई एनी वे, किसी भी तरह से आप उसको यूज, एडवर्टीजमेंट दे रहे हो आप उसका, वो भी एक यूज है। एविडेंस। हाँ, एविडेंस के लिए, गुडविल क्रिएट हो रही है। इसमें मेरा अभी एक और क्वेश्चन है सर, जैसे मैंने गुजरगौड एसोसिएट से कंसल्टेंसी शुरू की, ओके, ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया, अब मैं होटल इंडस्ट्री भी गुजरगौड एसोसिएट नाम से खोलना चाहता हूँ। हाँ करो, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, पहले से नहीं होनी चाहिए वहां किसी की। वही तो कह रहा हूँ, मैं प्रोस्पेक्टिव से लेके बैठा हूँ। नहीं नहीं, आप तो बैठे हो, लेकिन अगर मान लो आपसे पहले का कोई है, तो वो सेक्शन 34 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट में आपको आपके अगेंस्ट में राइडर क्रिएट करता है। उसमें सेक्शन 34 में वेस्टेड राइट्स ऑफ द यूजर लिखा हुआ है। सपोज मान लो, यूं समझिए कि माई सेल्फ माई फर्म इज जीडी बंसल एंड एसोसिएट्स, which was started in the year of 1999, एंड प्रायर टू दैट अगर कोई फॉर्म इस नाम से जीडी बंसल एंड कंपनी कोई चल रही है,
तो मैं उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं ले सकता हूँ। वो सेक्शन 34 का राइडर है, वो प्रायर है मेरे से, वो पहले से चल रही है। सब्सिक्वेंट यानी दूसरा यूं समझ लीजिए बहुत अपने राजस्थानी भाषा में कि ये जो आईपीआर है ना, एक लॉक है, जिस दिन लगाओगे ना उसी दिन से आपकी चोरी रुकेगी। अगर आपने लॉक नहीं लगाया और खुला छोड़ा हुआ है तो वो फिर ओपन टू पब्लिक है। जिस दिन आप ऑन करेंगे, अडेप्ट करेंगे, डेट ऑफ एडेप्शन से ही आपके राइट्स मिलते हैं। ठीक है ना? सर एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया हुआ है संदीप जी गुप्ता जी ग्वालियर से। जी वो कहते हैं सर कि ब्रांड को लॉन्च करने से पहले अप्लाई करते हैं और वहां से कोई क्वेरी आती है, कोई एविडेंस दो इसका, तो क्या एविडेंस दें वहां से? सर वो आप ब्रांड को वहाँ लॉन्च करने से पहले अप्लाई किया, उसमें जो है क्या नाम बताया? संदीप जी। संदीप गुप्ता जी आप ग्वालियर। संदीप जी, जो आपकी क्वेरी है उसमें थोड़ा सा आपको एक ये चेक करना है कि जब आपने अप्लाई किया था तो डेट ऑफ यूजर क्या लिखा है उसमें। आपने अगर सपोज कोई डेट उसमें यूजर डेट क्लेम किया है तो वो आपसे एविडेंस मांगेंगे, और उस डेट के कंटिन्यूशन में आपको एविडेंस फाइल करनी है। अगर मान लो आपने सपोज, कई लोग ऐसे भी करते हैं कलाकारी कि डेट ऑफ यूजर 20 साल पुराना दिखा देते हैं, अच्छा, जबकि बिजनेस अभी स्टार्ट किया है आपने 2022 में या 23 में। तो वहां से क्वेरी आ गई कि साहब आप पिछले 20 साल के एविडेंस डालिए। अब आप वो एविडेंस अगर फाइल नहीं करेंगे तो आपकी वो एप्लीकेशन ही जो है रिफ्यूज हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। राइट। तो एक्चुअल फैक्ट्स आप उसमें मेंशन करें। ये तो और फॉल्स एक्चुअल स्टेटमेंट हो गया सर, वो वैसे फॉल्स भी। स्टेटमेंट हो गया, और एक्चुअल स्टेटमेंट है तो आपका वो जो है क्वेरी आई है उसको क्लियर कर दो। उस क्वेरी को बड़ी आसानी से क्लियर किया जा सकता है, कोई issue राइट। नहीं। एनी अदर क्वेश्चन डेलीगेट्स? मेरे ख्याल से अभी तक के अपन ने सारे क्वेश्चन ले लिए हैं सर। जी नहीं कुछ है और, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रेडमार्क वैल्यूएशन? सर ये क्वेश्चन है हाँ जी नरेंद्र जी का, व्हाट इज जी। द प्रोसेस ऑफ ट्रेडमार्क वैल्यूएशन? सर इसके लिए अभी कोई प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर कहीं पर भी वर्ल्ड वाइड अवेलेबल नहीं है। इसके लिए कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और चार्टर्ड फर्म्स हैं, दिल्ली में हैं, कुछ बॉम्बे में हैं, वो अपने स्तर पर इसकी वैल्यूएशन निकालते हैं, और वो सेबी से भी ऑथराइज्ड हैं ब्रांड्स की वैल्यूएशन निकालने के लिए। तो वो प्रॉफिट प्लस एरिया, कितना एरिया में आपका प्रोडक्ट चल रहा है, आइडेंटिटी, एक्सपेंडिचर ऑन प्रमोशन एंड एडवर्टीजमेंट्स, इस तरह के 5-6 उनके क्वेश्चन है। तो देखे नहीं, हिमांशु वाकचेला जी का क्वेश्चन है एक। चैट बॉक्स कैसे खुलता है? चैट बॉक्स में जाएंगे, समरी। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ अगर हाँ आपको थोड़ा। हाँ 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 हाँ। This question is on practical things like when in market shoes in the name of Nike, Puma, etc. are easily sold and no manufacturers are verified nor any action are taken on them. It seems very difficult to search those seller and their identity to stop such things. मतलब वो ये कहना ये चाह रहे हैं शायद कि पुमा इसके नाम सेम नाम से वो बेच रहे हैं। मैं समझ गया सर। ये बहुत ही बिग क्वेश्चन है सर, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अभी आईपीआर में कोई ऐसा लॉ में ऐसा अमेंडमेंट नहीं आया है या ऐसा कोई चीज नहीं आई है जिससे कि कस्टमर के राइट प्रोटेक्ट किए जा सके। अभी जितना भी हमने डिस्कस किया है वो ओरिजिनेटर के राइट प्रोटेक्ट करने की बात की है। मेरे राइट्स हैं, अगर कोई वायलेशन करता है तो आई कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट देम, बट कस्टमर कहीं अगर प्रभावित है, जो अभी इनका जो क्वेश्चन है कि मार्केट में पूमा, नाइक के प्रोडक्ट इजीली मिल रहे हैं, मतलब नकली माल जिसको बोलते हैं, नकली वो, और उनके अगेंस्ट में वो जो पूमा या नाइक है वो कंपनी है वो एक्शन नहीं ले रही है, तो अब कस्टमर कहाँ जाए? तो कस्टमर के लिए अभी आईपीआर में कोई लॉ में ऐसा प्रोविजन नहीं है डुप्लीकेट। तो वो एफआईआर आप कर सकते हैं, लेकिन वो 1500-2000 के सूट के लिए कोई कस्टमर जनरली जाता नहीं है और उसको अवॉइड कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर भी अजमेर गेट पर और पुराने जयपुर में बहुत सारे लोग रेबन के चश्मे 50-50 रुपए में बेचते हैं, और वो कंपनी भी जानती है कि उन लोगों के खिलाफ कुछ होने जैसा भी नहीं है। तो इनका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इस पर भी कई बार डिबेट होती है और कई सेमिनार्स में और कई प्लेटफॉर्म्स पर बात आती है। वेरी वेल। राइट।
और आ रही है, कुछ कहना चाहते हैं संदीप जी, वापस कुछ बोलना चाह रहे हैं सर जी। एक प्रॉब्लम और आ रही थी कि पार्टी रजिस्टर्ड ब्रांड की स्पेलिंग सेम ब्रांड में चेंज करके ब्रांड ट्रेड मार्केट है, जैसे बिस्लरी के ब्रांड में स्पेलिंग आगे पीछे करके। हाँ, मतलब वही कहना चाह रहे हैं कि बिस्लरी को आगे पीछे करके बिस्लरी या बिस्लरी या वो कुछ इस वो तरह से, वो सब डुप्लीकेट ब्रांड है सर। वो सब डुप्लीकेट ब्रांड। वो इन्फ्रिंजमेंट की कैटेगरी में आता है, और बिस्लरी कंपनी काफी उनके अगेंस्ट में एक्शन लेती है। तो और उनका अपना एक, मैं ये इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात करना चाहता हूँ कि बड़ी कंपनियों का एक बजट होता है 100 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़ उसके ब्रांड प्रोटेक्शन के लिए। राइट। तो हम एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी उस बजट में से कुछ ना कुछ अपना भी शेयर ले सकते हैं, कि उनको सजेस्ट करें और उनके साथ बात करें कि आप अपनी ब्रांड को हमारे थ्रू प्रोटेक्ट कीजिए। नहीं, इसमें ये इनका इनका क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है सर। वो आगे पीछे करके उन्होंने रजिस्टर्ड भी करा लिया। सर वो रजिस्ट्रेशन जो अभी कुलदीप जी का क्वेश्चन था और मैंने उसको आंसर किया था, जी। वो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ लॉ है। अगर आपने कोई भी रजिस्ट्रेशन अगर लॉ को वायलेट करके करा दिया है, तो वो प्राइमा फेसाई इनवैलिड है और इलीगल है। लाइबल टू बी कैंसल्ड है, कि वो कैंसिल किया जा सकता है। कोई भी रजिस्ट्रेशन, चाहे वो ट्रेडमार्क हो, कॉपीराइट हो, इवन सपोज मान लो आप किसी हैंडीकैप्ड पर्सन का किसी भी तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस ले लेते हैं, हाँ हाँ, तो व्हाट इज द इफेक्ट? ठीक बात है। जीरो, जीरो। तो अब वो बिस्लरी का बिस्लरी और एक्स वाई जेड माइनर स्पेल मिस्टेक करके अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया है, तो वो कंपनी एक्शन लेगी तो डेफिनेटली कैंसिल। एक क्वेश्चन और आ रहा है अजय जैन जी का, चार्टर्ड अकाउंटेंट है ये। इस ट्रेडमार्क एप्लीकेबल इन केस ऑफ एनपीओ लाइक अग्रवाल, पोरवाल, ईटीसी? यस सर, बंसल साहब। एनपीओ, हाँ एनपीओ मींस एनपीओ का मैं भी नहीं समझ पाया। अजय जी आप हैं क्या लाइन पे? अजय जी आप खुद पूछे क्वेश्चन। इनका अजय कहना जी नहीं है। सरनेम के हिसाब से, मेरे ख्याल ये से मतलब सरनेम। जैसे कास्टेज के बारे में बात कर रहे हैं, अग्रवाल, हाँ, पोरवाल, पोरवाल नमकीन, करेक्ट अग्रवाल नमकीन। करेक्ट करेक्ट। सर उसमें किसी भी तरह का ट्रेडमार्क अडेप्शन में सरनेम, पर्सनल नेम को लेकर के राइडर नहीं है। राइडर नहीं है। हाँ, आप कोई भी नाम अडेप्ट कर सकते हैं, और अडेप्शन के बाद दूसरा उसी कास्ट का अगर कोई व्यक्ति अडेप्ट करता है तो राइडर है। जैसे मैं जयपुर का एक एग्जांपल दे देता हूँ, माहेश्वरी टी बड़ी वेल नोन जयपुर में चलती है। राइट। माहेश्वरी चाय आई थिंक सब हाँ, लोग माहेश्वरी टी आती है सर। आती है। अब कोई व्यक्ति ये कहे कि साहब मैं माई सेल्फ इज आल्सो माहेश्वरी, आई एम द आकाश माहेश्वरी, सो आई वांट टू स्टार्ट माय बिजनेस और स्टार्टेड माय बिजनेस अंडर द नेम ऑफ आकाश माहेश्वरी ऑफ द टी, तो वो उसका वायलेशन है। तो डिफेंडेंट ये डिफेंस लेकर के आए, साहब मेरा नाम एज ए बाई बॉर्न आकाश माहेश्वरी है, या मैं माहेश्वरी ही है, तो मैं इस नाम से बिजनेस करना चाहता हूँ। तो वो आप अपने नाम को इंडिविजुअल कैपेसिटी में यूज कर सकते हैं, बिजनेस आइडेंटिटी और बिजनेस कैपेसिटी में आप उसको यूज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हाँ, और वैसे फर्स्ट टाइम आप कोई भी नाम एज ए सरनेम भी अडेप्ट कर सकते हैं, जैसे टाटा है, बिरला है, ये भी सरनेम है, और ये सारे नेम जो है ट्रेडमार्क लॉ में बट प्रोटेक्टेड। सिंस द माहेश्वरी टी इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, आप हाँ, उसको दूसरा बीइंग माहेश्वरी आप नहीं ले सकते आप। नहीं ले सकते। अब बिरला बिरला भी तो माहेश्वरी में गोत्र है सर। यस सर। अदरवाइज नहीं तो अपने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी था ना, कहा बिलवाड़ा से बिरला या बिरला साहब, वो भी सही कहते बात। साहब मेरा भी बिरला ग्रुप, तो वो नहीं, वो एज ए पर्सनल कैपेसिटी भी यूज कर सकते मेरे सर। ख्याल से वी हैव टेकन ऑल द क्वेश्चंस, यस, और आई थिंक this is time now to end this webinar. Any other question? This is last call. Any other question, delegates? कोई भी अगर है आपका कोई भी क्वेरी है, दिस इज मौका है हमारे पास में। बंसल साहब एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, और दिस इज लास्ट चांस टू रेज योर क्वेरीज, रेज योर हैंड्स। और अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं इस चीज को। फिर मौका मिलेगा बंसल साहब से बात करने का, और फिर हमारे सामने बंसल सर साहब वन आएंगे। एक क्वेरी क्वेश्चन हो रहा है शायद कहीं से। अरे केस कॉपीराइट एनओसी के अप्लाई किया था क्या, बट 2 ईयर से ज्यादा टाइम हो गया। कॉपीराइट के लिए अप्लाई किया था, 2 साल से ज्यादा हो गया, बट एनओसी नहीं मिल रही, जबकि ब्रांड सर्विस क्लास में है, बट
उस मैं पर समझ गया, ऑब्जेक्शन हाँ। गुड्स क्लास ने एप्लीकेशन लगा दिया। सर बताएं। सर इसमें जो है ये इस बात से प्रभावित है कि इन्होंने 2 साल पहले कॉपीराइट एनओसी के लिए अप्लाई किया था और वो आज यस तक डिपार्टमेंट ने कोई रेस्पॉन्स इनको नहीं दिया। तो उसके लिए लीगल रेमेडी है कि आप पहले डिपार्टमेंट को एक रिप्रेजेंटेशन दीजिए कि साहब मेरा ये केस पेंडिंग है और इस केस को आप इन अकॉर्डेंस विद लॉ डिसाइड कीजिए विद इन 15 डेज 30 डेज जो भी आप उसमें लिखना चाहें। और उसके बाद भी अगर डिपार्टमेंट उसको डिसाइड नहीं करता है तो आप उसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट से डायरेक्शन ले सकते ले हैं। सकते अभी हैं। सबसे अच्छा मौका 2021 के बाद जब से ये टीआरए एक्ट आया है, यस ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, यू कैन गो टू द हाई कोर्ट डायरेक्ट। और ऐसी कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आप मेरे पास भी आ सकते हैं, मैं आपकी हाई कोर्ट से उसको डायरेक्शन दिलाने में मदद करूंगा। जी कुलदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं सर। नहीं, थैंक यू मोहन जी सो मच। चौधरी तनुज अशोक जी yes। नहीं तनुज जी है सर। मोहन चौधरी जी है, 2 जने हैं सर। हाँ तनुज जी और हाँ हाँ आए। तनुज अग्रवाल हमारे बहुत ही लंदन मेंबर हैं और बहुत ही शानदार काम करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट और एडवोकेट फ्रॉम जयपुर। तनुज जी डायनेमिक पर्सनालिटी है तनुज। यस 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 हाँ जी तनुज जी गुड तनुज इवनिंग जी सर। पूछिए। गुड इवनिंग। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन प्रायर यूजर का था कि एक हम्म। ट्रेडमार्क ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट ने रजिस्टर कर दिया उसको, लेकिन अगर कोई उसको पहले से यूज कर रहा है, वो रजिस्टर नहीं है लेकिन वो नेम पहले से यूज कर रहा है, तो क्या वो फाइट कर सकता है उसका? हाँ सेक्शन 34 एसआरएस के लिए मैंने पहले बताया था, वेस्टेड राइट्स, और वो अगर पहले से यूज कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में कैंसिलेशन भी मूव कर सकता है। थैंक यू सर। और कैंसिलेशन हाईकोर्ट में ही मूव कर सकता अच्छा, हाईकोर्ट में मूव होगा ये? है। हाँ वैसे ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में मूव नहीं हो सकता ये? नहीं हो तो सकता है, लेकिन ट्रेडमार्क रजिस्ट्री सामान्य रूप से अपने ही ऑर्डर को जो है ना रिवोक नहीं करते हैं वो लोग, वो तो वापस वही कर देंगे और वो सालों साल पड़ा रहेगा। तो अगर आपके पास हायर फॉर्म अवेलेबल है और लॉ में प्रोविजन है तो गो टू द हायर फॉर्म। ठीक है, रिट लगेगी इस केस में तो? रेक्टिफिकेशन रेट अभी अपने हाई कोर्ट्स के रूल्स फ्रेम नहीं हुए हैं, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है सीजे साहब को कि जी। वो ये टीआरए एक्ट आने के बाद जो हाई कोर्ट रूल्स हैं वो अपने 1949 के पुराने चल रहे हैं, तो वो उनमें थोड़ा अमेंड करें और इसके लिए अलग से कॉमर्शियल डिवीजन भी एस्टेब्लिश होगा हाई कोर्ट में। अभी कॉमर्शियल डिवीजन एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। और ये और जो ट्रिब्यूनल्स की जो रिपील किए हैं उनके अकॉर्डिंग भी जो हाईकोर्ट को जुरिडिक्शन मिला हुआ है वो भी बहुत सारी इश्यूज हैं। तो करेंगे, आप हाईकोर्ट में मिलते रहते हो, बताना करेंगे। ठीक है सर, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा बाद में। जी जी थैंक यू सर। मोहन जी। जैसे लास्ट क्वेरी मोहन मोहन चौधरी जी प्लीज। मोहन चौधरी जी अगर आप सुन रहे हैं तो अनम्यूट करें अपने आप को। मोहन जी हेलो। हाँ जी हाँ मोहन जी बोलिए। सर तनुज जी के क्वेश्चन पे ही मेरे को एक क्वेश्चन आया। जैसे अच्छा। आप बोल रहे हो कि अगर कोई पिछले 5-10 साल से उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, उसने रजिस्टर नहीं किया हुआ, ठीक है, और मैं ब्रांड नेम उसका रजिस्ट्रेशन करा रहा हूँ और मैं अपना प्रोडक्शन शुरू कर रहा हूँ, और फिर भी वो मेरे खिलाफ हाई कोर्ट में अपील डाल के मेरे को रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवा देता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या हुआ? सर उसके बहुत सारे मीनिंग है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। वो जो अपना टेक्निकल सेशन रहेगा तो उस पर अपन डिस्कस करेंगे। और दूसरा, रेक्टिफिकेशन करवाना भी इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। अगर ड्यूली ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है और ओनली सिंगल यही ग्राउंड है तो उसमें डिले, लैचेज, एक्विसेंसेज, बहुत सारी लीगल चीजें आएंगी कि भाई आज दिन तक कहाँ रहे आप, प्लस आपने रजिस्ट्रेशन में अपोजिशन फाइल किया नहीं किया, बहुत सारी चीजें टेक्निकल उसमें चीजें। सर थैंक यू बंसल साहब for honoring you, our request, being with us this evening, showing your concerns to our profession and professional. We are honored by your presence and by your deliberations. Definitely, RTCA, TCA, AFTP are being honored. But this word is not complete unless I call upon the Ashok Jethalia ji to say a proper word of thanks to you. Ashok Jethalia ji, please. थैंक यू वेरी मच सर। आरटीसी, एएफटीपी एंड टीसीए, तो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करने के लिए। सबसे पहले मैं जीडी बंसल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आपने एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो सब्जेक्ट था उसको आपने बहुत आसान शब्दों में हमारे को बताया
और ये वास्तव में आप सही कह रहे हैं कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है प्रोफेशनल्स के लिए, जिनको यूज करना चाहिए, काम करना चाहिए इसके अंदर। और हम लोग चूंकि भीलवाड़ा में या टेक्सटाइल मार्केट है, टेक्सटाइल के अंदर ये रेगुलर हम लोग रोज डे टू डे में हम लोग फेस करते हैं। सर उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे शब्दों में बताया मुझे और हम सबको। और सभी डेलीगेट्स का भी बहुत बहुत आभार, उन्होंने पेशेंसफुली इतना टाइम दिया, सभी ने सुना और अपने अपनी क्वेरीज रेज करी। बंसल साहब ने बहुत अच्छे से सबकी क्वेरीज का जवाब दिया। मैं धन्यवाद दूंगा आरटीसीए प्रेसिडेंट, आरटीसीए सेक्रेटरी गोयल साहब का कि आपने कंडक्ट किया, टीसीए प्रेसिडेंट, टीसीए सेक्रेटरी, एफटीपी के पदाधिकारियों का, कि जो सभी ने संयुक्त रूप से इस बहुत अच्छे टॉपिक पे सेमिनार आयोजित की। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू बंसल साहब, कीप पैट्रोनाइजिंग, हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे अरे संस्थाओं पे, राम पे। आशीर्वाद रतन जी का, सतीश जी का, विनय जी का, बहुत बहुत धन्यवाद बंसल साहब। आप सब बड़े ब्रदर्स हैं, प्रोफेशनली बड़े हैं, पारिवारिक रूप से बड़े हैं। आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और पिछले लास्ट 20 सालों से मुझे कितने सालों से जुड़े हुए हैं सर? आरटीसीए से, टीसीए से, आईएफटी से और अपने परिवार से जोड़कर रखा हुआ है। ज्ञान में बड़े आप ही हैं बंसल साहब। नहीं सब्जेक्ट मैटर तो आपके पास ही है सर। नहीं, ये आज जो कुछ भी है वो ऑल क्रेडिट गोज टू द माय प्रोफेशनल ब्रदर्स इंक्लूडिंग यू एंड परम श्रद्धेय राका साहब और ओपी भाई साहब और ऑल माय प्रोफेशनल ब्रदर्स इंक्लूडिंग यू सतीश जी एंड माय टीम। दिस इज माय टीम सर, आई एम द सिंपल मेंबर ऑफ दिस टीम एंड नो डाउट एट ऑल, आई एम द सिंपल एक जिसको कहे ना सिपाही ऑफ दिस टीम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और आपकी जो आज का जो रिकॉर्डिंग है वो हम YouTube पे अपलोड करेंगे सर, कल या परसों में। उसका कन्वर्जन होना है उसका, और आपकी जो पीपीटी है वो मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। कल फिर मिलेंगे, कल फिर जुड़े, कल बहुत ही शानदार सब्जेक्ट होने वाला है हमारा। और आज का ये जो टॉपिक है, जो हमारा ये रहा है, उसका ऑथर हम सब लोग हैं, तो इसलिए आज उसकी ओनरशिप आरटीसीए के पास है। तो कॉपीराइट है आरटीसीए का, ये आरटीसीए उसका कॉपीराइट आज जो है आरटीसीए के पास है। आरटीसीए इज द ऑनर ऑफ द टॉपिक एंड टुडे वेबिनार। थैंक यू सो मच। कल हम आईबीसी पे बात करेंगे, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड, जो कि जिसमें जिस एक्ट के आने से बैंकों में जान आ गई, बैंकों के एनपीएस रिकवर्ड हो गए, करोड़ लैक्स ऑफ करोड़ रुपीस के, नॉट ओनली करोड़ के, लैक्स ऑफ करोड़ रुपीस के आईबीसी एक्ट आने के बाद में उनके एनपीएस रिकवर्ड हो गए। जो डूब गए थे पैसे वो वापस आ गए, लोग बाग वापस जाके उनको बैंकों को चुकता कर रहे हैं, अपना एनपीए क्लियर कर रहे हैं। तो कल हम उस एक्ट पे बात करेंगे, वहां पे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे अवसर है वहां पे जिनमें आप काम कर सकते हैं। कल हमारे साथ में जुड़ेंगे प्रशांत अग्रवाल जी, जयपुर के हैं, बहुत ही लर्नेड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एडवोकेट भी है बाय प्रोफेशन वो। तो कल फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आरटीसी, जय आईसीए। थैंक यू। एक रिक्वेस्ट थी सर, हैं जीडी बंसल साहब से एक रिक्वेस्ट थी सर, टेक्निकल सेशन भी लेवे सर इसका। बिल्कुल सर, बिल्कुल करेंगे। और गुजर साहब, कुलदीप जी, अपन फिजिकल भी बुलाएंगे, फिजिकल भी एक प्लान करेंगे। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा लिटिगेशन है यहाँ पे, बात बात पे लिटिगेशन है। बिस्लरी, बासलरी, बेंगलुरु, ये मतलब इसमें बहुत सारे लिटिगेशंस के मौके हैं और वो लिटिगेशंस को सोल्व करने के लिए आप लोग हैं। तो आप लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है सर। अगर इस फील्ड में आते हैं तो केसेस तो बिखरे पड़े हैं सर। बंसल साहब अकेले कितने केसेस कर पाएंगे सर? आप अगर वहां होंगे, बंसल साहब का सुपरविजन होगा, आप जहां अटके वहां बंसल साहब खड़े मिलेंगे आपको पीछे। तो उस लिहाज से अगर हम इस फील्ड में आते हैं तो नॉट ओनली बंसल साहब को असिस्टेंस मिलेगी, बंसल साहब के और निखर के सामने आएंगे कि उनको बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस उनके पास मिल जाएंगे, जहां हम उनका मतलब जिनको कहते हैं ना एक्सप्लॉइटेशन, बंसल साहब का कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं कि उनकी पूरी नॉलेज की जो है ना गहनता से हम फायदा उठा सकते हैं। तो आप आगे बढ़े इस फील्डों में। ये नई नई अपॉर्चुनिटीज हमारे मेंबर्स को देने का ये 10 सेशन हमने इसीलिए करे। नॉन ट्रेडिशनल है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स से लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे मेंबर्स को हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इन एवेन्यूज में जाने में अपार पैसा है और अपार शोहरत है। आज बंसल साहब का नाम पूरे हिंदुस्तान में, नॉट ओनली जयपुर, जयपुर तो बहुत छोटी जगह है आपके लिए, पूरे हिंदुस्तान में इनका नाम जाना जाता है और पूरे हिंदुस्तान की कोर्ट्स में ये जाते हैं, बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि इन्होंने उस फील्ड में मास्टरी हासिल करी। तो जब तक आप किसी फील्ड में नॉलेज नहीं होगे, आपको जैसे आज इन्होंने डिफरेंस बताया
कि व्हाट इज पेटेंट, व्हाट इज डिजाइन, व्हाट इज इंडस्ट्रियल डिजाइन, व्हाट इज ज्योग्राफिकल डिजाइन, ये सब चीजों के बारे में जब तक हम जानेंगे नहीं, हम क्लाइंट को हैंडल ही नहीं कर सकते। आपने अच्छा उदाहरण दिया था कि बंसल साहब से कोई इनकम टैक्स की बात करने आया, 3 मिनट बात करी तो उन्होंने कहा कि बंसल साहब को इनकम टैक्स की नॉलेज कम है, तो वो ही आपके ओपिनियन ले जाएगा सर। जब तक हम उस डेप्थ की थोड़ी सी इन डेप्थ स्टडी अगर हम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हम उस क्लाइंट को सेटिस्फाइड तो नहीं कर पाएंगे। आपको थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन उसको देना होगा, इंट्रिकेसीज में नहीं। उसके बाद फिर बंसल साहब खड़े फिर पीछे आपके लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन वो क्लाइंट आपके पास रुक जाए, उतनी नॉलेज आपके पास होनी। और हमारा यही प्रयास कि आपको एक बेसिक नॉलेज, बेसिक चीज आपको मिल जाए कि यहाँ एवेन्यूज है और इस चीज की हमें नॉलेज लेनी है। दिस इज प्रयास, कल भी था, मैंने फिर कहा कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा आरटीसीए का। आरटीसीए आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़ा है और हम रिस्पॉन्सिबल हैं। आप जब भी हमारे को याद करेंगे हम आपके पीछे खड़े मिलेंगे। आरटीसीए आपके पीछे खड़ा मिलेगा, कल भी, आज भी और कल भी। धन्यवाद। हम आज की मीटिंग को समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू बंसल साहब, वंस अगेन। थैंक यू।